तो वर्ल्ड कैसे हो सारे। मैं अमन स्वागत करता हूं आप सबों का मैट 2 के इस प्लेलिस्ट में। ठीक है जी, तो फिर चलिए शुरू करते हैं अपने आज का कार्यक्रम। तो जी ये आपका क्या है, वीक 11 मैट 2 का वीक 11 एक ही वीडियो है। और वो बोलता ही है कि एक वीडियो है, बस 2 घंटे की एक वीडियो आपकी ऑफिशियल जो लेक्चर है उसमें दे रखी है। और इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो आप ऑलरेडी जानते हो, जैसे ये देखो आप UX UI, ये आप नहीं जानते, बिल्कुल जानते हो आप। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप थोड़े बहुत जानते हो। हाँ, थोड़े बहुत नए कंसेप्ट भी हैं, बस थ्योरीज ज़्यादा यूज़ हुई हैं, कोड्स वगैरह बहुत कम यूज़ हुई हैं। ठीक है, बट कोड भी मैंने थोड़ा बहुत कवर करा है, तो थोड़ा बहुत क्या ठीक ठाक कवर करा है, तो मैं वो भी आपको साथ में थोड़े बहुत एक्सप्लेन करता चलूँगा। एंड ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में मेन जो 3 पिलर्स है ना, वो क्या क्या है जिसको हम डिस्कस कर रहे होंगे। स्पीड है, स्केलेबिलिटी है, कैशिंग है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें स्पेशली जिसको हम आई मीन टू से कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और मैं इसके 3 पिलर्स जो दे रखे हैं, अगर मैं उसकी बात करूं तो उसमें कौन कौन सा कहाँ पे आ जाता है। उसमें आपका आ जाता है सबसे पहले तो स्पीड, देन आफ्टर स्केलेबिलिटी, फिर क्या। तो 3 आपके मेन कंसर्न्स, मेन पिलर, जो मेन चीज़ें डिस्कस करी गई है, और इसी के ऊपर आप कैसे करोगे, उसके क्या तरीके हैं, फिर उसको डिटेल में डिस्कस करा है। सबसे पहले स्पीड। तो फोकस एरिया इसका क्या रहने वाला है कि इंडिविजुअल यूजर एक्सपीरियंस को हम फोकस एरिया रखेंगे। यूजर की, जो इंडिविजुअल यूजर है, जैसे आप, मैं, हम सब कई सारी साइट्स यूज करते हैं, तो उसको उस साइट वाले के लिए वो जो चीज़ें मुझे, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ना, कि स्पीड इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिमाइजेशन इंपॉर्टेंट है, आई मीन रेस्पॉन्सिवनेस इंपॉर्टेंट है, तो वो उन सबको ध्यान में रख के आप कैसे क्या फिक्स करोगे वो देखेंगे। देयर आफ्टर स्केलेबिलिटी। अब कई सारे कॉन्करेंट यूजर्स आ जाए, फॉर एग्जांपल आपकी जो कोई ऐप है, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग जियो टीवी और समथिंग, हॉटस्टार जो भी है, तो जब IPL होता है ना, तो 60 करोड़ 65 करोड़ समथिंग पीपल्स देखते हैं उसको। इतनी बड़ी ऑडियंस देखती है उसको। तो अगर ऐसी चीज़ों को इतने ज़्यादा लोग देख रहे हैं, तो उसकी स्केलेबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। अच्छे से उसके सर्वर पे हमने लोड बैलेंसिंग वगैरह करी हो। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इशू हो गया तो उसके लिए प्रॉक्सीज का यूज़ करा, तो वो सब देखेंगे। देयर आफ्टर कैशिंग। कैशिंग का कैसे है कि रीयूज ऑफ डाटा अक्रॉस रिक्वेस्ट इम्प्रूव बोथ, इससे स्पीड और स्केलेबिलिटी जो आपकी होती है वो दोनों बढ़ती है। तो इन्हीं सबको हम देखेंगे। और इसके साथ कई सारे, देखो आपके जो यूजर एक्सपीरियंस है, आप वेबसाइट को आपने अच्छा बना लिया, स्केलेबिलिटी भी सही है, बट ऑन द टॉप ऑफ दैट लेटेंसी, बैंडविड्थ, कंजेशन, ये सारी की सारी चीज़ें भी हम इसमें देख रहे होंगे। तो अब तक मैंने बोला देख रहे होंगे, तो अब देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले UI और UX। UI का फुल फॉर्म यूजर इंटरफेस, UX का यूजर एक्सपीरियंस एंड परसीव्ड स्पीड। तो जी बात यह है कि UI जो आपकी होती है, इसका मतलब है जो आपकी यूजर इंटरफेस की बात हो रही है, सिर्फ इंटरफेस, कि विजुअल लेआउट कैसा है, डिजाइन कैसा है, कलर कैसा है, कलर कॉम्बिनेशन कैसा है। ठीक है, बटन्स कैसे, जैसे यहाँ पे देखो जो भी यूज हो रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट, व्हाइट बैकग्राउंड है और ब्लैक हमने टेक्स्ट यूज करा है। अब एक बात बताओ, अगर आप बहुत लाइट कलर यूज कर लेते, फिर वो अच्छे से कंपेटेबल हो नहीं पाता ना। तो इन सारी चीज़ों को जिस एरिया में आप देखते हो उसको UI, और UX में ओवरऑल एक्सपीरियंस आ जाती है, इसमें सब आ जाता है। रिस्पॉन्सिवनेस कैसा है, फीडबैक, जो टोटल साइट की फीडबैक होती है ना, सब, सिर्फ विजुअल से नहीं, सारी की सारी चीज़ें। और परसीव्ड स्पीड की बात करो तो इसमें क्या बोला है कि व्हाट द यूजर फील्स ऑफन मोर इम्पोर्टेंट देन एक्चुअल टाइम। ठीक है, ये मतलब स्पीड से रिलेटेड चीज बता रहा है कि यूजर क्या फील करता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कभी कभी, जो आपकी एक्चुअल टाइम होती है उससे। आफ्टर स्केलेटन की स्क्रीन की बात करी गई है यहाँ पे। तो स्केलेटन स्क्रीन से क्या मतलब है। तो स्केलेटन स्क्रीन से यहाँ पे आप देख सकते हो कि शो लेआउट प्लेस होल्डर वाइल लोडिंग। तो कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। और स्केलेट सीमर UI उसको बोलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सीमर UI, टेलविंड, टेलविंड बूटस्ट्रैप में भी होता है, हाँ बूटस्ट्रैप में भी होता है शायद। टेलविंड तो कुछ ऐसा जो आपको दिखता है ना, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो कुछ ऐसी चीजें जो आपको दिख रही होती है ना, स्केलेटन, ये ऐसे आई मीन टू से हो रहा है यहाँ फिर बाद में यहाँ एक इमेज लोड होगा, फिर उसकी चीज़ें लोड होंगी। कई बार आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल मैं अगर इसी साइट को लोड करूँगी तो बहुत जल्दी हो जा रहा है, मतलब ऐसे कई एग्जांपल्स है। तो ये आपने इंस्टा पे, इवन यूट्यूब पे और भी कई चीज़ें आपने ये चीज़ें देखी होगी। तो एस्केलेटन स्क्रीन का यूज़ करेंगे।
दैट इज सबटल ट्रांसलेशन एंड तो हेल्प यूजर नोटिस कंटेंट चेंजेस, जो भी कंटेंट चेंज होता है। फॉर एग्जांपल सपोज कर लो आपने यहाँ पे बोला कंटेंट चेंज, फिलहाल के लिए आप ऐसा समझ लो जब आप किसी बटन पे जाते हो, ठीक है, जब आप किसी बटन पे जाते हो तो क्या होता है कि आपने सपोज कर लो होम की बटन आपकी कहीं थी फिर कहीं चल गई, तो जब आप उस बटन पे या कोई लोगो है उस टाइप का आपने लोगो बदल दिया, तो जब आप जाते हो ना तो कई बार क्या होता है कि जैसे आप उसके ऊपर होवर करते हो एक बहुत छोटा सा लिखा आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कर लो कि डिलीट करने के लिए आप एक्स का भी यूज करते हो, एक्स जैसा जो कुछ लिखा होता है, और उसके लिए आप यूज करते हो डस्टबिन के साइन का भी। तो एक्स पहले था, क्रॉस करके जो साइन होता है वो उसको हटा कर हमने डस्टबिन की साइन लगा दी, जो डिलीट करने के लिए जो बटन था, तो आपने उसको चेंज करा। तो जब आप ये इंश्योर करते हो फिर बाद में जब इसके ऊपर कोई होवर करे ना तो ऊपर एक छोटे से टेक्स्ट में लिखा आ जाए डिलीट बटन समथिंग, अगर आपने कभी यूज करा है तो आ जाती है ये चीजें। आफ्टर प्रोग्रेस इंडिकेटर रिड्यूस कंफ्यूजन एंड अबेंडोनमेंट। फॉर एग्जांपल यूजर किसी पेज को लोड कर रहा है तो आपने उसे लोडर दिखा रखा है, लोडर घूमे जा रहा है घूमे जा रहा है, उससे अच्छा तो उसे प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखा दो कि भाई 5% लोड हो गया, 10% लोड हो गया। तो इन सब का यूज करके इवेंचुअली आप यूएक्स वगैरह को भी बेहतर बना सकते हो, ठीक है। देयर आफ्टर इसके बाद एक चीज और थी आपकी, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट आपकी कीवर्ड होती है जिसको आप बोलते हो लेटेंसी, ठीक है। एक होती है आपकी लेटेंसी, पढ़ाया तो है मैंने बट आई नो याद नहीं होगा यार, इतने सिलेबस हैं इतनी चीजें हैं। है लेटेंसी, तो लेटेंसी का क्या सेंस होता है कि राउंड ट्रिप डिले जो आपकी होती है उसको बोलती हो। लिख दूं मैं यहाँ पे क्या, राउंड ट्रिप डिले। डिले मतलब ये आपका सर्वर है, ये आपका यूजर है, ये इससे यहाँ तक आया, तो इन दोनों के बीच एक राउंड दिए दूसरी राउंड दिए, तो टोटल जो इसकी राउंड होती है वही राउंड ट्रिप डिले वगैरह बोला गया। देर आफ्टर दूसरी बात करी गई आपकी किसकी, बैंडविड्थ। ये सारे कीवर्ड्स हैं जो कि यूज होंगे मोर और लेस। तो बैंडविड्थ में आप क्या देखते हो, बैंडविड्थ में हम थ्रूपुट की बात करते हैं, थ्रूपुट की हम बात करते हैं, ठीक है। तो थ्रूपुट का जो इंग्लिश मीनिंग होता है वो ये होता है आपका द अमाउंट ऑफ मटेरियल और आइटम पासिंग थ्रू सिस्टम, आई मीन से थ्रू सिस्टम। जैसे बैंडविड्थ, बैंडविड्थ को मैंने बोला है कि जी इतने एमबी पर सेकेंड आप मतलब उसकी स्पीड होगी यूज कर सकते हो समाओ, तो उसी को तो आप बैंडविड्थ बोलते हो ना। और थ्रूपुट के सेंस में देखो होती क्या है जनरली कि देखो एक एग्जांपल देता हूँ मैं। अब देखो एक आपकी नॉर्मल सी एक ब्लॉगिंग की ऐप है विकीपीडिया, आप वहाँ जाते हो पढ़ते हो, नोट्स रीड राइट बहुत कम होता है, तो जब रीड राइट राइट तो होता है, ये रीड जनरली बोलोगे, तो जब रीड वहाँ बहुत कम हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, इसकी थ्रूपुट कम है। और ऑन द अदर हैंड आप किसी और साइट पे जाओ, गूगल मैप पे जाओ, ठीक है, इवन गूगल मैप भी छोड़ो, आप ओला या फिर अबर कभी आपने यूज़ किया, उबर जो भी होता है, तो उसके ऊपर जाओ, तो उसके ऊपर क्या क्या हो रहा होता है, एक तो आपकी डिस्टेंस कैलकुलेट हो रही होती है, उसके अकॉर्डिंग प्राइस कैलकुलेट हो रहा है, और भी कई सारी चीज़ें होती है। ऑन द टॉप ऑफ दैट एक मैप भी चल रहा होता है, और सबसे हैवी तो यही होता है मैप। मैप में क्या होता है कि देखो जो आप मैप यूज़ करते हो कैसे यूज़ करते हो, तो उसमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होता है ना। जैसे जैसे आप बढ़ते हो हर एक सेकंड आपकी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो होती है वो चेंज होती है, बहुत रैपिडली चेंज होती है। आप देखते हो अगर वो लेफ्ट घुमा तो आपकी जो बाइक है वो लेफ्ट दिख रही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि रीड जो होती है ना आपकी रीड राइट जो भी होती है वो बहुत फास्ट होती है, बहुत फास्ट। सिंपली आप उसको यूज कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो उसमें आप बोल सकते हो आपकी उसकी थ्रूपुट ज़्यादा है, तो थ्रूपुट ज़्यादा को हैंडल करने के लिए काफका वगैरह कुछ है उसका हम यूज़ करते हैं, तो उसमें हम नहीं जाते। जो सिंपल वर्ड्स था मैंने अभी आपको वो बता दिया। एंड लेटेंसी का क्या सीन है, टाइम फॉर राउंड ट्रिप रिक्वेस्ट अफेक्ट्स स्मॉल और कॉन्सिक्वेंट रिक्वेस्ट के ऊपर ये इम्पैक्ट डालता है। इम्पैक्ट मतलब परफॉर्मेंस के ऊपर इन सारे फैक्टर्स का क्या इम्पैक्ट होगा उसको यहाँ पे डिस्कस करा गया है, ठीक है जी। और देयर आफ्टर बैंडविथ, बैंडविथ का क्या सीन है कि अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफर्ड पर सेकेंड, कि पर सेकेंड कितना डाटा ट्रांसफर कर रहे हो, तो इसको देखो बैंडविथ और थ्रूपुट ऐसा नहीं है, दोनों सेम है। हाँ एक समझने के व्यू से आप उसको सेम कह सकते हो, समझ सकते हो, बट ऐसा नहीं है सेम है बाय द वे। तो ये जो आपकी है ना अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफर पर सेकेंड, बैंडविथ जैसे 5 MB पर सेकेंड 10 MB पर सेकेंड जो भी है, ये लार्ज पेलोड्स को इफेक्ट करती है। जैसे कोई इमेज लोड हो रहा है, वीडियो लोड हो रहा है, ठीक है, बहुत बड़ी कोई फाइल आपकी लोड होनी है साइट में, तो उसके ऊपर ये इम्पैक्ट डालता है। कंजेशन में जो नेटवर्क ट्रैफिक जैम्स होते हैं वो, इसमें अनप्रिडिक्टेबल ड्रॉप हो जाता है इन थ्रूपुट। थ्रूपुट वही जो रीडिंग है, जो जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स की चीज़ है,
उसमें बहुत ज़्यादा ड्रॉप आपको देखने को मिलता है। और इवेंचुअली देखो, अभी आप रहते हो जनरल एरिया में, जहाँ भी मतलब जहाँ कहीं भी आप रहते हो, कभी आप ये खुद फील करना या करोगे ही कभी किसी मेले में जाना, ठीक है? तो वहाँ मेले छोड़ो, कहीं ऐसी जगह जाना जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। कोई कॉन्सर्ट हो गया, कुछ हो गया, क्रिकेट मैचेस हो गए, आप वहाँ जाओ। तो वहाँ कई लोग फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, अगर यूज़ कर रहे होते हैं तो कई बार क्या होता है कि आपकी कॉल वगैरह ड्रॉप होने लगती है, तो कुछ वैसी सिचुएशन यहाँ भी है। डिस्टेंस, फिजिकल सर्वर लोकेशन, मोर हुप्स, मोर लेटेंसी। तो डिस्टेंस की बात करी गई, अगर आपका जो सर्वर है वो यूएस में है, और खुद सोचो आपका जो सर्वर है वो दिल्ली में है, ठीक है? आप उसके बगल में हो, तो ज़्यादा बेहतर कौन-सा होगा जिसमें कम हुप्स हो? हुप्स मतलब स्टेप्स कवर करने में, वहाँ तक पहुँचने में। यूज़ सीडीएन टू सर्व कंटेंट क्लोज़र टू यूज़र। तो सीडीएन का क्यों यूज़ करते हैं? बाय द वे, मैं बहुत ज़्यादा ये कंटेंट डिलीवरी, आई मीन टू से नेटवर्क के सब्जेक्ट में अभी नहीं बता रहा, क्योंकि नीचे ये टॉपिक अच्छे से कवर करा है मैंने। तो इसके लिए हम सीडीएन का यूज़ करते हैं। हमारा सर्वर बहुत दूर है, यूएस में है। तो उसके लिए हम सीडीएन, एक छोटे-छोटे सर्वर को इंस्टॉल कर देते हैं लोकेलिटी में, ठीक है? तो फिर हम उससे यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, पावर ग्रिड जो होती है, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वो सारे पावर ग्रिड को देती है। फिर वो छोटे-छोटे और बस कई सारे ग्रिड होते हैं, उसको देती है। फिर कहीं जाके ट्रांसफार्मर में आती है चीज़ें, फिर आपके घर में आती है। तो कुछ वैसा ही समझ लो, सीडीएन के सेंस में भी कुछ वैसा ही हो रहा होता है। Thereafter reduce number of request payload and thereafter minimize round trips by bundling request। ये इसी के सब्जेक्ट में बोली जा रही है बात। Thereafter सर्वर एंड ऐप साइड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है? तो सर्वर और ऐप साइड को आप कैसे ऑप्टिमाइज करते हो, तो उन चीज़ों के सब्जेक्ट में यहाँ पे डिस्कस करा गया है। एंड दे आफ्टर कंप्रेस पेलोड की यहाँ पे बात करी गई है। तो कंप्रेस देखो, मतलब ऐप्स या फाइल को ऑप्टिमाइज करने के तरीके को यहाँ बताया गया, टेक्निक्स जो आपकी है। और ऐसे ही आपके आते हैं क्वेश्चन स्टेटमेंट के तौर पे, इनमें से कौन सी टेक्निक क्या कर रही है, तो जो आपकी वो है सिलेक्ट करने का ऑप्शन, खैर देख लो। तो कंप्रेस पेलोड्स, पेलोड्स जो डाटा आप सेंड वगैरह कर रहे हो उसको बोल रहे हो। तो कंप्रेस पेलोड, तो इसमें आपका क्या हो रहा है कि स्मॉलर डाटा इक्वल टू फास्ट ट्रांसफर। तो हम उसको कंप्रेस करते हैं ताकि जो हमारी डाटा जितनी स्मॉलर होगी उतनी फास्ट चलेगी। और आपको याद अगर हो, तो मैंने इसी में जब मैं व्यू पढ़ा रहा था, तब मैंने ये पढ़ाया था कि कैसे बंडलिंग होती है, कैसे मिनिफिकेशन होता है, ठीक है? मिनिफिकेशन के कुछ स्टेप्स मैंने बताए थे कि सेकिंग होता है एंड समथिंग और भी चीज़ें थी। तो बस वही समझ लो कि कोड वगैरह को, फाइल को, इमेज को जितना छोटा करोगे उतना अच्छा। एंड कई बार आपने एक चीज़ नोट करा होगा कि आप साइट खोलो, ठीक है? अमेज़न खोलो, तो वहाँ क्या होगा कि पहले तो आपका वो जो स्केलेटन टाइप का जो मैंने दिखाया, जो लोडिंग होती है वो आई, एंड देन आपका जो पिक्चर आएगा ना इनिशियली, वो बहुत ब्लर्ड जैसा आता है। तो वो लो क्वालिटी का पिक्चर रहता है, उसको बस ये आपको मतलब लोड करके दिखाने के लिए होता है कि हाँ पिक्चर लोड हो रही है। तब तक एक्चुअल पिक्चर जो आपकी होती है वो कहीं बैकग्राउंड से लोड हो रही होती है। तो बस वही है कि कंप्रेस करेंगे, स्मॉलर डाटा हो जाएगा तो जल्दी ट्रांसफर होगा ये। इमेज को ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी है, लिटरली। रिड्यूस करो साइज को, बट इंश्योर करो बिना क्वालिटी लॉस करे। इसको कैसे करते हैं, इसके लिए भी टूल्स वगैरह है, तो देखेंगे उसको देर आफ्टर। मिनिमाइज रिक्वेस्ट, फ्यूअर हैंडशेक्स एंड राउंड ट्रिप्स, एंड अवॉइड रेंडरिंग, फास्टर इनिशियल पेंट, अवॉइड रेंडर ब्लॉकिंग। रेंडर ब्लॉकिंग जो आपकी होती है, लाइक रेंडर ब्लॉकिंग, तो देखो आप सीएसएस यूज करते हो ना, तो वो सीएसएस आपकी रेंडर ब्लॉकिंग होती है, ठीक है? तो जैसे आपकी चीज़ें लोड होती है, पहले एचटीएमएल की चीज़ें लोड हुई, ऐसे ही होती है ना जो बैकग्राउंड में चलता है। फिर उसको टोकन्स में आपने थोड़ा पार्स करा, फिर टोकन से ट्री बनी, और फिर ट्री से कहीं जाके सीएसएस अटैच होता है, फिर आप उसको पेंट करते हो, फिर जेएस उसमें अटैच होता है। तो जैसे कोड आपकी चलती है और जैसे फिर आपके स्क्रीन पे आती है, ये स्टेप्स मैं बता रहा हूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो सीएसएस आपकी रेंडर ब्लॉकिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लो कि आपकी एचटीएमएल की पेज लोड हो रही थी, उसके जस्ट नीचे आपने सीएसएस का करा। तो अब जब तक सीएसएस का पूरा लोड नहीं हो जाता, जो आपकी रेंडर है ना वो ब्लॉक रहेगी। तो उससे बचने के लिए कई सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, जो आपकी लिंक टैग वगैरह होती है, इसी में सीएसएस होती है। तो इसमें कुछ आई मीन जैसे एट्रीब्यूट वगैरह देके हम वो उसको रोक सकते हैं, वो जो आपकी रेंडर ब्लॉकिंग होती है, ठीक है? मतलब रेंडर ब्लॉकिंग का मतलब ये है कि जब तक देखो एचटीएमएल लोड हो जाएगा वो तो दिख जाएगा, ठीक है? लेकिन सीएसएस का फाइल जैसे ही लोड हुआ ना, इवन वो एचटीएमएल को भी दिखाना बंद कर देगा। तो आपने उसको बोला रेंडर ब्लॉकिंग, तो उसको अवॉइड करना होता है ताकि जो इनिशियल पेंट हो वो फास्टर इनिशियल पेंट, इसकी बेनिफिट हुई। एंड मॉडर्न प्रोटोकॉल्स, ये सब तो आपको पता ही है। अब कंप्रेशन ट्रेड ऑफ्स एंड टेक्निक्स,
तो अगर आप जी जिप फॉर्मेट में उसको कंप्रेस करना चाहते हो इस फॉर्मेट में, तो उसकी प्रोज ये है कि वाइडली सपोर्टेड है, डिसेंट रेशियो में ये आपकी कर देती है, एंड कॉन्स इसका ये है कि सीपीयू ठीक ठाक यूज करती है। ब्रॉटली, ठीक है, ब्रोकली तो सुना था, ब्रॉटली, ठीक है। इसमें क्या है, टेक्स्ट के लिए बेटर है, जब आपको टेक्स्ट वगैरह को कंप्रेस करना हो ना तो उसके लिए ये बहुत बेहतर है। ये सारे टूल्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, ठीक है, देखो ये सारे टूल्स, आप यहाँ पे यूआरएल डालोगे, आपकी जो भी चीजें थी उसको वो कंप्रेस करके दे देगा। तो इन सब का आप खुद भी सर्च करके देख सकते हो, बस इसकी सीपीयू कॉस्ट हायर होती है, यूज होता है। डिफ्लेट, ये लेगेसी या फिर लेस एफिशिएंट है, जनरली लेगेसी की कोई चीजें बहुत पुरानी कोड है तो उन सबसे डील करने के लिए आप इसका यूज करते हो। मैं जीजी पर ब्रॉटली था। ब्राउजर सेंड्स एक्सेप्ट एनकोडेड जिप बीआर, देर आफ्टर सर्वर उसको कंप्रेस कर देता है अगर सपोर्टेड है तो। और मिडिलवेयर वगैरह का आप यूज कर सकते हो, और या फिर वेब सर्वर कॉन्फ़िगरेशन का, जैसे जिंक्स है, अपैची है, तो ये सब का आप यूज कर सकते हो। ब्राउजर ने क्या सेंड करा, एक्सेप्ट एनकोडिंग जी जिप कर दे समथिंग, देर आफ्टर सर्वर ने कंप्रेस कर दिया था, सर्वर कंप्रेसेस रिस्पॉन्स इफ सपोर्टेड, एंड फिर उसके बाद प्री कंप्रेस स्टैटिक एसेट्स। स्टैटिक एसेट्स का क्या सीन है कि प्री कंप्रेस्ड आती होती है वो इमेज वगैरह जो हो गया ना आपकी, जो बहुत ज़्यादा हैवी थी समथिंग। फिर बोला ब्रॉटली का यूज़ करो टेक्स्ट हैवी कंटेंट के लिए, आपकी कंटेंट टेक्स्ट हैवी है, जैसे विकीपीडिया बहुत टेक्स्ट रहता है उसके ऊपर, तो उसके लिए किसका यूज़ करेंगे, ब्रॉटली का यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड अब बारी आती है आपके लाइट हाउस की। बिल्कुल हम इस लाइट हाउस की बात नहीं करेंगे, ठीक है, मैंने बस पिक्चर लगा रखा है। तो लाइट हाउस एंड वेब परफॉर्मेंस, तो गूगल लाइट हाउस की बात करेंगे। और इसको आप यूज करने के लिए अगर आप चाहो तो आप सर्च कर सकते हो गूगल लाइट हाउस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्वेश्चन पक्का आते हैं आपके उसमें भी, एंड टर्म में भी, ठीक है। गूगल लाइट हाउस एक्सटेंशन, ऐसे जब आप सर्च करोगे तो आपको देखो ये क्रोम वेब स्टोर करके एक एक्सटेंशन मिलेगा यहाँ पे, एंड खुलने दो इसको पहले। तो यहाँ से आप इस एक्सटेंशन को डाउनलोड करके, आई मीन टू से इंस्टॉल करके यूज कर सकते हो। यूज कैसे करोगे, जब एक्सटेंशन को आप इंस्टॉल कर लोगे ना और इंस्पेक्ट टूल खोलोगे तो यहाँ पे आपको ये जो परफॉर्मेंस वाली चीजें और इसके बगल में भी तो आपको मिल जाएंगी। और ये सब जो आपको लिखा दिख रहा है एलसीपी, जो लार्जेस्ट कंटेंट जो है, ये सारी की सारी चीजें दिख रही है, लाइट हाउस में भी कुछ वैसा ही दिख रहा होता है, ठीक है। एंड ठीक है जी, तो हम इस लाइट हाउस की नहीं, हम गूगल लाइट हाउस की बात करेंगे और वेब परफॉर्मेंस की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये लिटरली। तो चलो हम इसको एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है जी। तो ये रही आपकी गूगल की लाइट हाउस। और जब आप इसको यूज़ करते हो ना, फॉर एग्जांपल देखो, अगर आपको जनरली यूज़ करना है तो एक तो एक्सटेंशन डाउनलोड करके करो। अगर आप वैसे नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो ये, सर्च कर लो गूगल लाइट हाउस, बस आप गूगल लाइट हाउस सर्च करना, नोट एक्सटेंशन। फिर गूगल लाइट हाउस सर्च करोगे तो मल्टीपल ऐसी वेबसाइट्स आ जाती है जो आपको वो, तो यहाँ पे आपकी एक साइट होती है पेज इनसाइट करके, तो अगर आप इसको खोलना चाहते हो तो खोलो और इसके अंदर यूआरएल दो किसी का। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसी का यूआरएल दे दूँ क्या, वेट, इसका नहीं देते हैं, हम देते हैं किसका, जो हम लोगों की जो है ना ये साइट कॉलेज की, इसका देते हैं। तो इसका अगर हम इसके अंदर डालेंगे तो अब हम इसको एनालाइज करके देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस क्या है। तो ये रन करता है एनालाइज को, मोबाइल के लिए, डेस्कटॉप के लिए, दोनों के लिए। और देखो कितना ऑफुल है ये यार लिटरली। इसमें कुछ टर्म्स है जिसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसको क्या करते हो, वेट लेट मी रिफ्रेश दिस एंड री एनालाइज दिस। तो कुछ इसमें कुछ मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मतलब एक बोल दो स्केल है, एक नापने का समझने का तरीका है, जिसके थ्रू हम ये समझते हैं कि हमारी वेबसाइट कितनी अच्छी है कितनी अच्छी नहीं है। खैर, तो ये क्या, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, अब ये क्या होता है मैं इसके ऊपर आऊंगा, डोंट वरी। तो इसने 8.3 सेकेंड, मतलब ये जनरली लेता है। देयर आफ्टर इंटरेक्शन नेक्स्ट पेंट, ये 324 मिली सेकेंड लेता है। सीएलएस कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट करने में इतना सेकेंड लेता है आपका, ठीक है। फिर फर्स्ट कंटेंट फुल पेंट के लिए एफसीपी, अब आप ये बोलोगे कि अब ये क्या है, एलसीपी आईएनपी, आता हूँ मैं उसके ऊपर, रिलैक्स थोड़ा। आफ्टर टाइम टू फर्स्ट बाइट, उसमें इसने इतना सेकेंड लिया, तो ये बहुत बेहतर नहीं है, ठीक है, अगर आप इसको फोन में खोलते हो तो। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप इसको डेस्कटॉप में खोलते हो तो फिर तो एलसीपी तो वैसे ही ऑफुल थी जैसी थी, हाँ ये थोड़ा बेटर है। और सीएलएस जो आपकी है कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट, वो भी ऑफुल है, ये भी ऑफुल है, और ये तो पहले भी बेटर थी। और यहाँ आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस दिखा रहा है, परफॉर्मेंस के मामले में इसने 93 दिया है, अच्छा है, ठीक है।
एंड एक्सेसिबिलिटी इसकी 100% है, बेस्ट प्रैक्टिसेस 100% है, इसमें 83 इसकी SEO स्कोर आई है। और ओवरऑल परफॉर्मेंस देखो, आप ये सब तो देख सकते हो कि किसने कितना वक्त लिया। अब आप इसको इम्प्रूव करना चाहते हो तो इम्प्रूव आप इसके ऊपर कर सकते हो कि आप इसको खोलोगे एंड खोल के पढ़ोगे कि कैसे क्या आ रहा है, तो वहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हो। ओवरऑल परफॉर्मेंस इसकी 93 है, जो कि काफ़ी अच्छी है। ठीक है, तो एंड देयर आफ्टर ये मैट्रिसेस जो भी थे आपकी, कौन किसने कितना लिया, और उसको यहाँ पे अब और डिटेल में इंसाइट आपको दे रहा है कि भाई अगर आपको जानना है FCP, FCP आपका क्या था यहाँ पे लिखा, FCP क्या था यार, फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट समथिंग। तो इसमें आप कहाँ कहाँ इम्प्रूव कर सकते हो, तो इसको ओपन करो, ये आपको बताएगा कि ये सारे के सारे जो आपके स्क्रिप्ट हैं और ये जो .js करके फाइल है आपकी, ये PNG करके देखो यहाँ पे कोई फाइल होगी, इन सब को आप बेटर करो। ठीक है, एंड ऐसे ही और भी इम्प्रूव इमेज डिलीवरी को इम्प्रूव करो, और क्या यूज़ करना है, कौन सा टूल किट यूज़ करना है, इवन ये भी इसने बता दिया। तो ऐसे ही आप करते हो। सपोज कर लो आपको LCP को और बेटर करना था, LCP जो आपकी लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट ये है, ये 8.8 सेकेंड ले रही है, तो कहाँ क्या बेटर कर सकते हो वो आपको बता देगा। ठीक है जी, तो ये सारी की सारी चीज़ें रिक्वेस्ट करी गई थी। और ये कैश TTL है, TTL का क्या है आपका, टाइम टू बाइट फर्स्ट, ये सॉरी TTF भी है। एंड देयर आफ्टर वही चीज़ है कि इसकी इतनी देखो, सबसे ज़्यादा जिसकी साइज है ये अकेला 303 KB का है। ठीक है, टोटल 806 KB का है, उसमें 307 374 ये 303 है, तो इन सबको ऑप्टिमाइज करो, ये ऐसा बोलता है। तो ये आप लाइट हाउस थोड़ा बहुत समझ गए कैसे क्या हो रहा होता है, परफॉर्मेंस प्रोग्रेसिव वेब एप्स PWA के सब्जेक्ट में भी बोलता है। ऑन द अदर हैंड मैंने जो वेबसाइट डेवलप कर, अब मेरी जो पोर्टफोलियो वेबसाइट है जो मैंने डेवलप करी थी, बहुत पहले करा था, उसके ऊपर फिर मैंने कुछ ऑप्टिमाइज नहीं करा, इसके परफॉर्मेंस वगैरह को देखते हैं। आई नो बहुत अच्छा मुझे नहीं लगता आएगा, इससे पहले भी मैंने टेस्ट करा था, डेट्स वाई। तो फिर तो देखो मेरे वाले की परफॉर्मेंस 63 है, एक्सेसिबिलिटी 60, बेस्ट प्रैक्टिसेस 60, 96, SEO 83, तो ये वही आपकी बताता है। मेरे में 9 पॉइंट आई एम से 3.2 लिया था, जो आपकी कॉलेज वाली साइड थी उसने 9 पॉइंट समथिंग लिया था। तो ये सारी की सारी चीज़ें, और मुझे क्या क्या फिक्स करनी है वो चीज़ें, और ये कैसे काम करता है, तो देखो इसने व्यू ट्री मैप अगर मैं करूँगा, तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वेट, अच्छा ये 91% वैसे तो होने दो खैर। तो ये यहाँ पे उसकी ट्री मैप वगैरह आपको दिखा देता है, सारी पिक्चर्स कैसे, पहले ये आया, फिर ये लोड हुआ, फिर ये व्यू आया, फिर समथिंग समथिंग ऐसे, फिर आपकी स्नैपशॉट वगैरह लेके रखता है। अब जो जो इशूज है मेरे में, ठीक है, या किसी भी साइट को आप उठा लो, गूगल, Amazon, किसी की भी उठा लो, ठीक है, तो आपको दिखेगा यहाँ पे ये बोल रहा है कि जी एक्सेसिबिलिटी आपकी 60% है, क्या क्या कर सकते हो। इसने बोला बटन डू नॉट हैव एन एक्सेसिबल नेम, आपके बटन के पास एक्सेसिबल नेम नहीं है। क्लास ने क्लास आपने कुछ ऐसा दिया, इसको एक बेटर नेम दो, कहाँ कहाँ मुझे एक बेटर नेम देना है वो भी इसने दे रखा है कि आप यहाँ बेहतर कर सकते हो, वहाँ बेहतर कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी की सारी आपकी चीजें हो गई, कैसे आप लाइट हाउस में क्या यूज करते हो। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं आपकी, और कैसे क्या। सबसे पहले टैब जो मैंने खोला, ठीक है, और टैब देखो यहाँ तो मैंने एक साइट पे जाके URL डाला तो इसने बताया। अगर आप वो यूज करते हो एक्सटेंशन, तो ऐसा ही होता है, आप टैब खोलते हो, डेव टूल जो प्रोटोकॉल आपकी है, कैसे, तो इंस्पेक्ट की बटन से, जैसे यहाँ आए इंस्पेक्ट करा, डेव टूल खुलेगा, और बगल में आपकी एक्सटेंशन दिखेगी, वहां से ये लेगा चीजों को ड्राइवर से, गैदर करेगा, कलेक्ट करेगा डाटा को ब्राउजर वगैरह से, उस पेज को रन करके देखेगा, एंड देर आफ्टर ऑडिट वगैरह करके, एंड रन कॉन्फ़िगरेशन URL इम्यूलेशन वगैरह यहाँ पे चलती है कि जनरेट रन कॉन्फ़िग, उसको एक बार उस साइट को रन करके देखता है, एंड देर आफ्टर एट लास्ट आपको सारी की सारी चीजें यहाँ पे दे देता है, लाइट हाउस की रिपोर्ट दे देता है कैसे क्या चल रहा है, जो कि मैंने आपको दिखाया। ठीक है, अगर 0 से 49 की बीच आई तो ऑफुल है, 50 से 89 आई गुड है, चलेगा, 90 से 100 बहुत बेहतर है। ठीक है, तो ये जो आपकी है मैट्रिसेस, लाइक फर्स्ट कंटेंट फुल पेंट जिसको FCP बोलते हैं, उसको याद कर लेना, फर्स्ट मीनिंगफुल पेंट FMP, तो यही सारी की सारी चीजें। अब अच्छे से देख लो FCP क्या है आपका, फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट क्या है आपका। तो जो आपकी फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट है ना, ये टाइम जब तक आपकी जो डोम की कंटेंट है, जैसे टेक्स्ट है, इमेज है, वो पेंट होती है, उसके सब्जेक्ट में ये बोलता है टाइम अंटिल फर्स्ट विजिबल कंटेंट एपियर्स। और जो आपकी पहली कंटेंट है वो कब एपियर होगी, भाई वो तो तब एपियर होगी ना जो आपकी पहली वाली कंटेंट है, जब वो अच्छे से पेंट हो चुकी होगी, आई मीन से पेंट का इग्नोर करो, एटलीस्ट टेक्स्ट आ चुका होगा उसके उसका अच्छे से। ठीक है, तो वो दैट्स व्हाई इसने बोला FCP फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट।
ठीक है भाई, पहले सबसे पहले जो कंटेंट अपीयर होता है ना, टाइम अंटिल फर्स्ट कंटेंटफुल अपीयर्स। तो ये यहाँ पे आपने अगर बोला FCP फर्स्ट कंटेंटफुल फ्रेम में 0.3 सेकेंड लगे, तो आप बोल रहे हो भाई जो पहली चीज जो दिखी ना आपके साइट पे, उसको दिखाने में 0.3 सेकेंड लग जाते हैं। ठीक है। LCP लार्जेस्ट कंटेंटफुल फ्रेम, टाइम अंटिल मेन कंटेंट इज विजिबल, लार्जेस्ट बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिख, तो यहाँ मैंने क्या बोला, LCP लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, और ये फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट। तो LCP में क्या आता है, सबसे बड़ी जो आपकी कंटेंट है। फॉर एग्जांपल देखो, अभी जो प्रोडक्ट्स वगैरह दिख रहे हैं, बाइक भी बिकती है यहाँ पे, खैर। तो अब जो ये प्रोडक्ट्स वगैरह दिख रहे हैं वो तो आपके दिख ही रहे हैं, ये सब छोटे छोटे हैं, बहुत जल्दी लोड हो जाएगा। बट जो मेन कंटेंट है, जो सबसे बड़ा है, स्पेशली ये देखो जो बैकग्राउंड में चल रहा है, ये सब एक साथ जो आ रहा है, तो इसको लोड होने में कितना वक्त लगा, वो किससे पता चलता है, टाइम इन द मेन कंटेंट इज विजिबल। तो आपका वो LCP से पता चलता है। ठीक है, तो ये सीन है। तो LCP यहाँ देखो, इसमें तो नहीं दे रखा, ऊपर दे रखा होगा, इसमें भी नहीं दे रखा। वो जो हमने रिपोर्ट जनरेट कराया ना, इसमें पक्का दे रखा होगा LCP। लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेन मेरे में 4.5 सेकेंड लगा था। जो सबसे लार्जेस्ट वाला था वो मतलब जो सबसे ज्यादा स्पेस ले रहा था, जो सबसे ज्यादा हैवी था, उसने कितना वक्त लिया। देयर आफ्टर स्पीड इंडेक्स, हाउ क्विकली कंटेंट इज विजिबली पॉपुलेटेड। ठीक है, ये तो सिंपल है, स्पीड इंडेक्स की बात यहाँ पे करी गई है कि कंटेंट आपकी कितनी जल्दी जो है मीजर, मतलब ये मीजर क्या करता है, तो जी ये आपकी मीजर करता है जो आपकी कंटेंट थी ना, उसकी विजुअल कंप्लीटनेस ओवर टाइम जो है उसको मेजर करेगा। क्योंकि कितना वक्त लगा जो टोटल जो चीजें थी वो होने में। लाइक इसमें ये फिल्म स्क्रिप्ट कंसेप्ट के ऊपर काम चलता है। अब पूछोगे फिल्म स्क्रिप्ट क्या है, तो फिल्म स्क्रिप्ट वही है कि इसका स्नैपशॉट लिया, फिर इसका लिया, देखो कैसे कैसे चीजें लोड हुई हैं, फिर इसका फिर इसका फिर इसका, जैसे जैसे लोड हुई है वो सारी की सारी चीजें दिखा दी। एंड देर आफ्टर पता नहीं क्यों इसने ये जो भी चीजें थी इसने अभी तक शो नहीं करी। खैर, लाइट हाउस ट्री मैप यहाँ पे आ जाना चाहिए था, बट ठीक है, दिखाऊंगा मैं आपको। तो फिर ये आपकी स्पीड इंडेक्स हो गई कि हाउ क्विकली कंटेंट इज विजिबली पॉपुलेटेड। दैट इज TTFB, टाइम टू बाइट फर्स्ट, सर्वर रिस्पॉन्स लेटेंसी। ठीक है, सर्वर रिस्पॉन्स लेटेंसी आपकी क्या है, तो लेटेंसी का मतलब आप जानते हो। देखो बात ऐसी है, सर्वर रिस्पॉन्स लेटेंसी जो आपकी TTFB है, टाइम टू फर्स्ट बाइट। व्हाट, टाइम टू व्हाट, लाइक टाइम टू फर्स्ट बाइट। तो इसमें आपका क्या होता है, टाइम बिटवीन रिक्वेस्ट एंड फर्स्ट बाइट फ्रॉम सर्वर। जो आपने रिक्वेस्ट करा था, आपने रिक्वेस्ट करा, टाइम स्टार्ट हो गया, और जब पहली बाइट जो सर्वर से आई ना, उसमें टोटल कितना क्या लगा है, कितना वक्त लगा है, तो उसी की बात करी गई है। जनरली अगर आप मेरे से पूछोगे तो लेमन टर्म में, तो मैं इसको ऐसे बोलूंगा, तो TTFB था ना वो, तो फिर TTFB, टाइम टू फर्स्ट बाइट। तो जो आपने रिक्वेस्ट करा, ठीक है, जो भी आपने रिक्वेस्ट करा है सर्वर से, और वहां से लेके जो पहली बाइट आपकी आई है, तो आप इसको बोल सकते हो, इसमें क्या 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 आ जाता है, सर्वर की स्पीड प्लस नेटवर्क। फिर सर्वर की स्पीड नहीं, नेटवर्क अगर फास्ट होगा तो भी जल्दी आएंगी, तो ये चीजें आपकी हो गई। तो उसको आप कैसे मेजर करते हो, TTFB वाले से। और TTFB का भी दे रखा था, एंड यहाँ तो नहीं, लाइक इसमें दे रखा था TTFB का। TTFB आ गया भाई, रेट TTFB, पता नहीं इसमें अभी क्यों नहीं आ रहा। खैर, तो ये आपकी TTFB हो जाती है। ठीक है, एंड देयर आफ्टर FID, फर्स्ट इनपुट डिले, कि डिले बिफोर फर्स्ट यूजर इंटरेक्शन इज हैंडल। तो फर्स्ट इनपुट डिले में क्या होता है, तो ये डिले है यूजर ने जो इंटरेक्ट करा और जो ब्राउजर ने रिस्पॉन्ड करा उसके बीच में। आपने कोई बटन क्लिक करा, कई बार क्या होता है कि आप बटन पे बार बार क्लिक करते जाओ और वो काम ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो बटन जो आपने क्लिक करा वहां से लेके जो रेस्पॉन्स आया उस बटन से, उसके बीच कितना वक्त किसका लग रहा है, तो वो आपकी FID होती है, फर्स्ट इनपुट डिले। CLS, कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट, इसमें विजुअल स्टेबिलिटी देखी जाती है। तो इसका मतलब क्या है, देखो जी, जब आप CLS की बात करते हो ना, लेआउट की, कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट, तो इसमें आप टेस्ट करते हो कि आपकी जो लेआउट है पेज की वो कितनी स्टेबल है, उसे कोई अनएक्सपेक्टेड जंप्स वगैरह तो नहीं आ रहे। तो इसमें क्या क्या आता है, आप इसमें क्या क्या इंप्रूव कर सकते हो, आप इसमें इंप्रूव कर सकते हो साइज एट्रीब्यूट्स इमेज के लिए, या फिर कोई एड्स दे रखा है, तो यही यार इन सबसे रिलेटेड चीज़ों को आप देखते हो।
तो लाइट हाउस एक गूगल का टूल है। लाइट हाउस अ टूल, गूगल बेस्ड क्रोम टूल दैट इम्यूलेट्स पेज लोड्स। वो पेज लोड्स को खुद से करके देखता है और फिर उसको परफॉर्मेंस स्कोर देता है समहाउ। ठीक है, तो ये चीजें थी। और जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया उसी के बारे में थोड़ा बहुत लिखा है। देयर आफ्टर स्केलेबिलिटी की बात आती है, ये तो आप समझ गए। एफसीपी क्या होता है? फर्स्ट कंटेंट फुल पेंट, जो सबसे पहला आपका जो पेंट हो उसमें कितना वक्त लगा। एसीपी लार्जेस्ट, जो आपका सबसे बड़ी जो फाइल थी उसको उसकी कंटेंट वगैरह आने में, विजिबल होने में क्या वक्त लगा। स्पीड इंडेक्स आप समझ रहे हो कि कितना जल्दी जल्दी सारी की सारी चीजें आपकी विजिबल हो गई। टीटीएफ भी समझ रहे हो, एफआईडी, सीएलएस। देयर आफ्टर स्केलेबिलिटी की बात आती है। इसमें आपने बात करा स्केलेबिलिटी कैसे बढ़ाते हो, हाई लेवल कंसेप्ट से। तो इसमें कई तरीके हैं। सबसे पहला तरीका लोड बैलेंसर डायग्राम, भाई यही आपके प्रोजेक्ट में पूछा था ना। हाँ जी। तो सपोज कर लो कि आप अमेजन यूज कर रहे हो, उसकी जो साइट है ना वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है। यूएस में भी है, इंडिया में भी है, ब्राजील में भी है, यूरोप में भी है, मंगोलिया में, पता नहीं चाइना में, मलेशिया में, सिंगापुर में, इंडिया में भी है। तो हुआ क्या कि इंडिया वाले सर्वर पे बहुत लोड पड़ गया। इंडिया के सारे लोगों ने जो रिक्वेस्ट करा सबको आपने इंडिया वाले सर्वर पे ही डाल दिया। तो एक सर्वर पे तो बहुत ज्यादा लोड पड़ जाएगा ना, हो सकता है वो डाउन हो जाए। ठीक है, तो आप उसको बचाते हो, आप उससे बचते हो। आप क्या बोलते हो? मैं लोड को बैलेंस कर देता हूँ, इतना जो लोड मेरे ऊपर आ रहा है उसको बैलेंस करता हूँ। मेरे बगल में सिंगापुर है, वहां भी अमेजन का सर्वर है, तो मैं कुछ रिक्वेस्ट को उस तरफ फॉरवर्ड कर देता हूँ कि भाई वहां से जाओ, वहां भी एक स्टोर रूम है, उस स्टोर रूम से सब लेके आओ। ठीक है, आपने एक बहुत बड़ी भीड़ है पब्लिक की, आपने इसको बोला कि इस स्टोर रूम में खाने की ये चीजें सब जाके ले लो, सब एक ही स्टोर रूम में पहुंच गए। तो इशू हो गया। बट एक और स्टोर रूम है 100 मीटर की दूरी पे, आप बोलोगे वहां भी है, वहां जाके ले लो। तो समाओ यही चीज इसमें हम कर रहे होते। विदाउट लोड बैलेंस क्या हुआ, एक ही सर्वर पे आ गई सारी की सारी रिक्वेस्ट, ओवरलोड हो गया। ठीक है, और ये दोनों तो इवन खाली रह गया। एंड देयर आफ्टर लिखा है विदाउट लोड बैलेंसर सिंगल सर्वर हैंडल ऑल ट्रैफिक प्रोन टू व्हाट ओवरलोड, हो ही जाएगा। फिर लोड बैलेंसर आया, इसने क्या करा, अगर 6 रिक्वेस्ट आ रही है और 8 रिक्वेस्ट आ रही है, ये 4 सर्वर है, तो दो दो हर एक सर्वर को दे देगा कि अच्छे से लोड जो है उसको मैं बैलेंस कर सकूं। तो क्लाइंट 2 लैपटॉप थे, दोनों ने इंटरनेट के थ्रू करा इसको कनेक्ट, तो लोड बैलेंसर ने सबके ऊपर इक्वल रिक्वेस्ट दे दी और सारे सर्वर्स के ऊपर। विथ लोड बैलेंसर आपका क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट्स ट्रैफिक अक्रॉस मल्टीपल सर्वर्स फॉर स्केलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस समथिंग। डेटाबेस लोड बैलेंसिंग। ठीक है, तो डेटाबेस लोड बैलेंसिंग कैसे करते हैं, ये देखो, ये क्या था, सर्वर को आपने यहाँ पे करा। ठीक है, और यही लोड बैलेंसिंग आप डेटाबेस से भी कर सकते हो। तो दो तरीके से, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, वर्टिकल स्केलिंग। जब आप वर्टिकल स्केलिंग बोलते हो तो उसको आप स्केल अप भी बोलते हो, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को हम स्केल आउट भी बोलते हैं। तो वर्टिकल स्केलिंग में आपका क्या जी, वर्टिकल स्केलिंग में क्या सीन है कि आपके लैपटॉप में रैम है, 8 GB का रैम है, आपने उसके ऊपर फिर से 16 GB का कर दिया और फिर से 32 GB का कर दिया। मतलब एक ही मशीन के ऊपर आप पावर बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, ज़्यादा सीपीयू, ज़्यादा रैम डालते जा रहे हो। ऑन द अदर हैंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या होता है कि आप शेडिंग करते हो। शेडिंग मतलब अलग अलग उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट करना, रेप्लिकेट करते हो। ठीक है, और डीबीएमएस पढ़ाए तो आप ये सारी चीज़ें, शेडिंग क्या होता है ये सब समझ जाओगे। तो फिर स्ट्रेटेजी क्या है, जब आप करना चाहते हो इसको डेटाबेस को बैलेंसिंग करना चाहते हो तो वर्टिकल स्केलिंग कर लो जी, बड़ी बड़ी मशीन सीपीयू रैम लाओ लगाओ, या फिर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करो, ज्यादा मशीन लगाओ बिहाइंड लोड बैलेंसर। ठीक है, रिक्वेस्ट स्टेटलेस डिजाइन समथिंग। ऑटो स्केलिंग, ऐड या रिमूव कर देंगे इंस्टेंस को बेस्ड ऑन लोड। एंड एज लॉजिक जो आपकी पुश कंप्यूटेशन क्लोजर टू यूजर, इसके ट्रेड ऑफ्स क्या है कि इसमें लोअर लेटेंसी वगैरह होती है। तो ये सारी की सारी चीजें उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। बाय द वे, यूज स्टेटलेस सर्वर्स फॉर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, लाइक स्टेटलेस सर्वर्स की बात करी गई है जो स्टोर ना कुछ करता। ठीक है, एंड देयर आफ्टर बाय द वे, जानते हो कि स्टेटलेस सर्वर क्या है, सर्वर है जो कि ट्रीट करता है हर एक क्लाइंट को इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन, मतलब इंडिपेंडेंट है सब, उसको कुछ पता नहीं कौन पहले आया था कौन बाद में, किसको वो जानता है। रन लाइट हाउस प्रोग्रामेटिकली, देखो मैंने आपको बताया कैसे आप यूआरएल के थ्रू पेज इनसाइट, ये साइट है इसके ऊपर जाके कर सकते हो, कैसे आप एक्सटेंशन इंस्टॉल करके कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोड के थ्रू रन करना चाहते हो तो ऐसे करते हैं कि लाइट हाउस को सबसे पहले तो यहाँ रिक्वायर कर रहे हैं, मतलब रिक्वायर करना क्या, नोड जेएस में जैसे इंपोर्ट करते हो ना, तो यहाँ हम रिक्वायर करते हैं। तो रिक्वायर लाइट हाउस, क्रोम लॉन्चर, दोनों को आपने लिया और जाहिर सी बात है इसको आपने कराए तो इंस्टॉल करा होगा, देर आफ्टर ये कोड वगैरह आपकी लिखी है। इन सबको चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, नो इशू। और जीजिप और आपकी जो ब्रॉटली थी, जिंक्स में कैसे क्या यूज़ करते हैं, ब्रॉटली जिसका आप यूज़ करते थे टेक्स्ट को ऑप्टिमाइज करने के लिए, तो ये वही चीज़ें हैं और कुछ नहीं।
एक्सप्रेस कंप्रेशन मिडलवेयर, जस्ट लेट इट बी, लेजी लोडिंग, कोड स्प्लिटिंग, दैट अ क्विक परफॉर्मेंस ऑडिट चेकलिस्ट, रन लाइट हाउस, लाइट हाउस को रन करो आप, रिव्यू नेटवर्क टॉप। देखो, मैंने बोला कि आपने कुछ वेबसाइट जो है उसको डेवलप कर, तो हमें भी वेबसाइट डेवलप करी, मैंने बोला इसको क्या करो, इसी परफॉर्मेंस ऑडिट चेकलिस्ट बनाओ। कहाँ इशू है तब तो हम फिक्स करेंगे ना। तो सबसे पहले लाइट हाउस रन करा, उसमें मैक्सिमम चीज़ें पता चल जाएंगी। फिर नेटवर्क टैब को रिव्यू करा आपने, आइडेंटिफाई करा कि क्या बड़ा है, मतलब कौन सी रिसोर्स है जो बड़ी है, जो ज़्यादा साइज की है, क्या वो ज़रूरी है, क्या हम उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और फिर आफ्टर इन सबको एनेबल करना ताकि पेलोड वगैरह आप कम कर सको, इमेज को ऑप्टिमाइज करना, डेफर एसिंग यूज करना, जावा स्क्रिप्ट में ये बहुत यूज होता है, डेफर और एसिंग। और मैं अगर आपको दिखाऊं डेफर और एसिंग, तो मैंने अभी बोला था ना सीएसएस आपकी रेंडर ब्लॉकिंग होती है, तो उससे बचने के लिए इसी का यूज करते हो, जेएस सीएसएस, तो आप उससे बचने के लिए इसी का यूज करते हो। देखो ये चीज है, मैं एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो ये इमेज आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ये इमेज रही आपकी एसिंक और डिफर की। जैसे देखो आप अगर सिर्फ सिंपल स्क्रिप्ट टैग यूज करोगे ना, सिंपल स्क्रिप्ट टैग यूज करा, जेएस को लोड करा, तो उसमें क्या होता है, पहले वो पूरी की पूरी एचटीएम पहले वो एचटीएमएल की पार्सिंग स्टार्ट करता है। एंड जब वो एचटीएमएल की पार्सिंग स्टार्ट करता है, फिर उसके बाद जैसे ही आपकी स्क्रिप्ट की फाइल, लाइक जावा स्क्रिप्ट की फाइल मान के चलो, वो लोड होना स्टार्ट होती है, तो फिर उसने इसको स्टार्ट करो, तो ऐसी चीजें चल रही होती है। ये हो गया आपका। एंड देयर आफ्टर, तो यहाँ भी आप देख सकते हो एचटीएमएल की पासिंग हो रही थी, फिर स्क्रिप्ट डाउनलोडिंग होने लगी, जो भी स्क्रिप्ट में आपने दिया था, फिर उसकी एग्जीक्यूशन हुई, तब तक पूरी की पूरी आपकी एचटीएमएल की पार्सिंग जो है वो रुकी रही यहाँ पे, एचटीएमएल पार्सिंग कॉस्ट। ठीक है, तो ये आपका जनरल सीन होता है। और जब आप एसिंक यूज कर लेते हो ना, तो क्या होता है कि आपका एचटीएमएल भी साथ साथ लोड होते रहता है, और जो आपकी स्क्रिप्ट डाउनलोडिंग है वो भी साथ साथ आपकी होती है। बट जब, देखो डिफरेंस देखो एसिंक और डेफर में, एसिंक में क्या होता है कि आपकी एचटीएमएल को इसने ब्लॉक करा था पहले, अब ये नहीं करेगा, आप बोलेगा अच्छा ठीक है आप एचटीएमएल की भी पार्सिंग करो और स्क्रिप्ट भी मैं डाउनलोड करूंगा, लाइक जावा स्क्रिप्ट वगैरह की फाइल समझ लो, तो उसको भी मैं डाउनलोड करूंगा, और जब मैं उसको एग्जीक्यूट करूंगा ना, जब स्क्रिप्ट को, तो भाई तो आपको पॉज करना होगा आपकी जो एचटीएमएल की चीजें हैं वो। बट डेफर में क्या होता है, डेफर में कोई इशू नहीं, पहले आप पूरी की पूरी जेएस एचटीएमएल को पार्स कर लो, एंड देयर आफ्टर साथ ही साथ स्क्रिप्ट डाउनलोड हो जाएगी, फिर कहीं अंत में जाके आपकी स्क्रिप्ट जो है वो एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, तो मोर और लेस ये चीजें चल रही होती है यहाँ पे। और वही यहाँ पे लिखा है कि आप इसका यूज करके कैसे क्या अवॉइड कर सकते हो ब्लॉकिंग, रेंडरिंग वगैरह को, वही जेएस सीएसएस की जो चीजें थी उसके सेंस में बोली जाती है। कैशिंग हेडर्स, देयर आफ्टर सीडीएन का यूज करना, रीरन करो लाइट हाउस को सब कुछ करने के बाद। तो जब भी आप वेबसाइट बनाओगे ना, तो ये सारी आपकी चेकलिस्ट है, ये सब अगर हो रहा है सब अच्छे से, तो आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी बनी है, बहुत ऑप्टिमाइज्ड है। यूएक्स की कुछ माइक्रो टिप्स बोलिए कि स्केलेटन स्क्रीन लगाओ, जिसको सीमर यूआई मैंने दिखाया था, जो सीमर यूआई मैंने दिखाया था ना, सीमर यूआई टेलविंड, यस, जो स्केलेटन टाइप की लोड होते रहती है यहाँ पे, यहाँ जो मैंने इसमें दिखाया था, हाँ जी, ये जो चीजें थी आपकी, ये ऐसी जो लोड होते रहती है ये वाली, हाँ, तो ये लगा दो, मतलब बेटर बनाने के। देर आफ्टर से बोला है फिल्म स्क्रिप्ट स्पीड इंडेक्स। तो जी स्पीड इंडेक्स क्या होती है ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। स्पीड इंडेक्स मेजर करती है विजुअल कंप्लीटनेस ओवर टाइम। ऊपर देखो बताया था मैंने, स्क्रिप्ट स्पीड इंडेक्स आपकी क्या करती है यहाँ पे, हाउ क्विकली कंटेंट इज विजुअली, मतलब ओवर टाइम इसने कितना वक्त लिया, कितनी जल्दी ये विजुअल हो गया, सारी की सारी कंटेंट समाओ। तो इसे बोला है फिल्म स्क्रिप्ट। फिल्म स्क्रिप्ट से क्या मतलब है कि भाई ऐसा नहीं होता, जब आप फिल्म स्क्रिप्ट की बात करते हो, खैर, तो फिल्म स्क्रिप्ट से क्या सेंस है कि जो आपकी लाइट हाउस होती है ना, वो रिकॉर्ड करती है जो भी फ्रेम्स पेज लोड की है। क्या बोल रहा हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो आप, यहाँ इसने क्या रिकॉर्ड करा था, ये क्या रिकॉर्ड करा था, इतनी सारी फ्रेम्स रिकॉर्ड करी थी ना इसने, कि लाइट हाउस ने रिकॉर्ड करा था पेज लोड को एज अ सीक्वेंस ऑफ फ्रेम्स। ये इसने किसी वीडियो की तरह इन सबको सेव नहीं करा, MP4 फॉर्मेट की तरह। इसने क्या करा, इसको कि रिकॉर्ड करा एज अ सीक्वेंस ऑफ फ्रेम्स, इसी को आप फिल्म एस्केप बोलते हो। ठीक है, और ये एक एक फ्रेम को इंस्पेक्ट करता है, सारे के सारे फ्रेम को डिटरमाइन करता है कि कब आपकी पेज जो है मोस्टली कंप्लीटेड वगैरह हो गई थी, जैसे यहाँ पे पूरी की पूरी कंप्लीटेड हो गई थी समाउ, तो इसी को आपने फिल्म स्ट्रिप बोला है।
ठीक है। लाइट हाउस कैप्चर्स फ्रेम्स ड्यूरिंग पेज लोड, बिल्कुल फ्रेम्स यहाँ पे इसने करा था। एंड एस्टिमेट विजुअल कंप्लीटनेस एट ईच टाइम टी, समझो जो भी देखा। इनलाइन क्रिटिकल सीएसएस प्रायोरिटाइजिंग हीरो इमेज। अच्छा, हीरो इमेज किसको बोलते हैं? तो फिर तो हीरो इमेज आप किसको बोलते हो? जो आपकी मेन इमेज होती है ना बड़ी सी, जैसे अमेजोन में मैंने जो आपको दिखाया था जो स्क्रॉल हो रही थी, तो जो आपका सबसे बड़ा कंटेंट है उसको आप जनरली हीरो इमेज बोलते हो। डेफर नॉन क्रिटिकल जीएस का यूज करोगे, वही एसिंक और डेफर का जो मैंने अभी आपको दिखाया था कि जब आप एसिंक यूज कर रहे थे तो आपकी एचटीएमएल और जो आपकी स्क्रिप्ट थी वो साथ साथ लोड हो रही थी। बट जब स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुई ना तो एचटीएमएल की पार्सिंग पॉज हो गई। बट जब आप डेफर यूज करते हो तो सब साथ साथ हो रहा होता है, एग्जीक्यूशन बिल्कुल लास्ट में होता है। तो डेफर यूज करना जब भी एचटीएमएल यूज करोगे तो। दैट टीटीआई और टीबीटी। तो टीटीआई का क्या सीन है? जो आपकी टीटीआई होती है इसमें आप क्या बोलते हो, ये टाइम है जब आपकी पेज विजुअली रेडी हो जाए और इस लायक बन जाए कि आप उसको रेस्पॉन्ड, मतलब वो यूजर के इनपुट को रेस्पॉन्ड कर सके। यहाँ पे यही बोला है टीटीआई का, इसने बोला है कि पेज इज विजुअली रेडी। भाई देखने से तो पेज पूरी तैयार है, सिर्फ तैयार नहीं हो, रेस्पॉन्सिवनेस भी हो, रेस्पॉन्स दे, मैं बटन दबाऊं तो कुछ हो। ऐसा नहीं कि जावास्क्रिप्ट अभी तक लोड नहीं हुआ है, वो रेस्पॉन्सिवनेस बनी नहीं है, इंटरेक्टिव बनी नहीं है, नहीं। टीटीआई का ये सीन है। और वाइट मैटर्स तो प्रिवेंट लुक्स रेडी बट फ्रोजन, भाई पेज तो रेडी दिख रही है बट कुछ काम नहीं हो रहा, वहां पे कोई बटन क्लिक नहीं हो रही, इनपुट कुछ नहीं ले रहा, तो वो नहीं होनी चाहिए ना। एंड देयर आफ्टर यहाँ भी इसने बोला है टीबीटी। तो टीबीटी का इसने क्या बोला है कि मेन थ्रेड ब्लॉक टाइम को यहाँ पे इसने टीबीटी के द्वारा बताया, प्रिडिक्ट टीटीआई डिलेज। तो टीटीआई आपकी क्या हो गई? टाइम टू इंटरैक्टिव। ठीक है। अब मैट्रिक एक तरीका है डेट मेजर, जो कि मेजर करता है जब आपकी वेब पेज पूरी तरह से, जब तक आपकी वेब पेज पूरी तरह से इंटरेक्टिव हो जाए। दिस मीन्स नेटवर्क इज आइडल, द मेन थ्रेड इज क्वाइट समथिंग। तो टीटीआई क्या? टाइम टू इंटरैक्टिव। और टीबीटी क्या? टोटल ब्लॉकिंग टाइम। और मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे तो फिर आप ये देख पाओगे कि इसने बता रखा है भाई कि ब्लॉकिंग आपकी क्या थी, रेंडर ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट वगैरह जो आया, तो इन्हीं सबको जो इसने बोला है। देखो टीबीटी से बोला ना टोटल ब्लॉकिंग टाइम। एंड टीबीटी इसने कहाँ दिया है? इसमें ये दिया है इसने टीबीटी टोटल ब्लॉकिंग टाइम, ये कि भाई इतने एमएस सेकंड तक आपकी टोटल ब्लॉकिंग टाइम रही है। ठीक है। तो टीटीआई क्या हुआ? टोटल इंटरेक्टिव टाइम, टोटल टाइम टू इंटरेक्टिव। और टीटीबी क्या हुआ? टोटल ब्लॉकिंग टाइम। तो वैसे एक मैट्रिक एक तरीका है, जैसे वाटर को आप मेजर करना चाहते हो तो लीटर्स में करते हो, तो वैसे ही वेबसाइट वगैरह को मेजर करने के ये सारे के सारे मैट्रिक्स आपको दे रखे हैं। कोड स्प्लिट करो, लेजी लोड करो जेएस को, तो क्या क्या करना चाहिए वही बोला है इंटरेक्टिव वगैरह बनाने के लिए। यूज स्क्रिप्ट डेफर और स्क्रिप्ट एसिंक, मैंने आपको बताया स्क्रिप्ट डेफर और स्क्रिप्ट एसिंक कैसे काम करती है, तो देख लेना, लाइक अगर रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो पीछे करिए। एफसीपी एंड एलसीपी। एफसीपी का मैंने क्या बताया था? आपकी फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट। एलसीपी लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, पेंट मैट्रिसेस है ये। एफसीपी में क्या होता है? फर्स्ट विजुअल डोम कंटेंट की बात करते हो। फिक्सेस इसके क्या क्या है कि कुछ इनलाइन सीएसएस में इशू है तो उसको फिक्स करो। देयर आफ्टर इनलाइन सीएसएस कंप्रेस करो एसेट्स को, सीडीएन को जो आपकी है। एलसीपी जो सबसे बड़ी वाली आपकी चीज है, जैसे हीरो इमेज जो स्क्रॉल वगैरह होता है, बहुत बड़ा इमेज वगैरह है, बहुत साइज में बड़ा है, जो मेन कंटेंट है आपका। प्रीलोड इमेज एसएसआर, सर्वर साइड रेंडरिंग करो। आई होप आपको पता है एसएसआर क्या होता है, सर्वर साइड रेंडरिंग से क्या मतलब है। ठीक है। एसएसआर एसएसजी मैंने वीक 8 में शायद कवर कराए। देयर आफ्टर रिड्यूस टीटीएफबी, टाइम टू फर्स्ट बाइट। लाइक जो सर्वर से आपने रिक्वेस्ट करा और उसने जो पहली बाइट दी वो कितना वक्त लगा, उसको आप रिड्यूस करने की कोशिश करो, तो आपकी एलसीपी खुद ब खुद ही बेटर होती है। लिंक आप यूज कर रहे हो तो आप रिलेशन में प्रीलोड डाल दोगे ना, तो वहां पे क्या होता है कि प्रीलोड इमेज आपकी, तो इमेज को प्रेफरेंस उसने दिया एज इमेज, और जो आपने एचरेफ वगैरह डाला और क्रॉस ओरिजिन अगर यूज करना है, तो ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं इसके। जब आप लिंक टैग यूज करते हो सीएसएस या फिर सीएचरेफ इमेजेस वगैरह के लिए। टीटीआई का टाइम टू इंटरेक्ट एंड टीवीटी टोटल ब्लॉकिंग टाइम समाउ। ठीक है। एंड दैट सीएलएस आपकी यहाँ पे आ गई, कंटेंटफुल लेआउट शिप। इसमें लेआउट स्टेबिलिटी की बात करते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। लेआउट जंप, जैसे कि इमेज आ गया, कोई ऐड आ गया, उसके आने से हो सकता है कोई चीज छोटी हो जाए, कोई चीज बड़ी हो जाए, तो सबके भाई प्रॉपर डायमेंशन दे के रखो ना। ठीक है। कि ऐसा ना हो कि अभी तो ऐसा दिख रहा है बट जब आपने अभी तो कंटेंट सब ठीक दिख रहा है, कोई साइट है आपकी वेबसाइट है उसमें देखो फॉर एग्जांपल यहाँ तो इसने कुछ नहीं दिया है, कोई वेबसाइट मैं अगर बोलूँ
तो जैसे अमेज़न है, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें ठीक दिखती है। जो इमेज है अपनी जगह पे, सब अपने जगह पे जैसे लोड होता है, सब अपना-अपना लेआउट ले लेता है, तो उसी जगह उसी सब की बात करी गई है। लेआउट जंप से प्रॉब्लम है सीएलएस की, ठीक है? कि लेआउट जंप्स होते हैं, इमेज ऐड लोड होता है ना, तो विदाउट रिज़र्व स्पेस अगर होता है, तो वो इश्यू क्रिएट करता है। तो भाई डायमेंशन वगैरह या एस्पेक्ट रेशियो दे के रखो, सही होगा कि भाई इतने बाय इतने में ये इमेज होगा, ये आपकी ये होगी, या परसेंट दे के रखो कि 10% विड्थ आपकी इमेज लेगी, 5% विड्थ आपकी जो एड्स आप चला रहे हो वो लेगी, समहाउ ये चीज़ है। फ़ॉन्ट स्वैपिंग, फ्लैश ऑफ अनस्टाइलिश इनविजिबल टेक्स्ट, यूज़ फ़ॉन्ट डिस्प्ले स्वैप, प्रीलोड फ़ॉन्ट्स वगैरह जो भी यहाँ पे आपने प्रीलोड वगैरह का दे रखा है, उसी सब की बात करी गई है। लाइट हाउस कैटेगरीज़ ये मैंने आपको बता दी, परफॉर्मेंस कैसे आप देखते हो। फिर एक्सेसिबिलिटी की बात आई, ठीक है? सेमेंटिक, एचटीएमएल, एरिया। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बूटस्ट्रैप यूज़ करा होगा, ठीक है? बूटस्ट्रैप, कैराउज़ल मैं बोलता हूँ, कैराउज़ल वही जो होता है ना, वो स्क्रॉल जो मैंने दिखाया था, ये जो इस तरह की चीज़ें हो रही होती है समहाउ, ठीक है? तो ये चीज़ है, तो इसकी कोड देखो, ये कुछ कोड यहाँ पे दे रखी है, ठीक है? और मैं अगर यहाँ पे सर्च करूँ एरिया, तो देखो मल्टीपल जगह आपने देखा होगा एरिया हिडन और भी इसमें कई चीज़ें होती है। तो ये चीज़ें आपको दिखती है यहाँ पे, तो ये क्या है कि एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड चीज़ है, पर्पस इसका यही सब होता है। और जब भी लाइट हाउस की मैं बात कर रहा हूँ, तो लाइट हाउस आपको सिर्फ ये 4-5 चीज़ नहीं दिखा रहा, वो और भी बहुत कुछ दिखा रहा है। अब बहुत कुछ में आपका क्या-क्या आ गया? बहुत कुछ में आपका यही सब आ गया, एक्सेसिबिलिटी आपकी आ गई। बिल्कुल एक्सेसिबिलिटी भी वो दिखाता है जी कि एक्सेसिबिलिटी 60 है, और कैसे फिक्स कर सकते हो, कहाँ से इश्यू आ रही है, अराइज़ हो रहा है। देखो जैसे उसने बताया इस वाले पार्ट से हो रहा है, और जो बगल वाला पार्ट है उससे हो रहा है, इससे हो रहा है। तो जो भी चीज़ें हैं जहाँ-जहाँ फिक्स कर सकते हो, वो चीज़ें आपकी ये बताता है। एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए, क्या नहीं, देखो बेस्ट प्रैक्टिसेस बता रखी है इसमें यहाँ पे कि जी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या-क्या होंगी आपकी। जब इसके ऊपर क्लिक करोगे तो डिटेल में आपकी आ गई कि मैंने क्या-क्या यूज़ करा है, क्या होना चाहिए था, क्या गलत है, सारी चीज़ें बता देगा। एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी बता देता है। पीडब्ल्यूए, ऑफलाइन रेडनेस या फिर इंस्टेबिलिटी, पीडब्ल्यूए जो प्रोग्रेसिव वेब एप्स है उसकी बात करता हूँ मैं। और जब भी मैं बोलता हूँ ना प्रोग्रेसिव वेब एप्स, तो आप यूट्यूब को कभी खोलो तो वहाँ आप देखोगे यूट्यूब पे आपका क्या होता है कि जब आप यूट्यूब खोलते हो ना, तो यहाँ देखना कुछ ऐसी साइन आती है। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये मुझे बोलेगा इंस्टॉल कर लो यूट्यूब को, ऐसे करूँगा तो एज़ अ ऐप मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाता है। जैसे वीएस कोड हो गया और चीज़ें यूज़ करते हो, वैसे ही ये भी खुलेगा आपका। तो वही आपकी क्या थी पीडब्ल्यूएसएम, और रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स गूगल की अब देख लो क्या है, एप्पल की यूज़ करो। फॉर एग्जांपल मैं एप्पल की वेबसाइट पे जाता हूँ, ठीक है? apple.com समथिंग, आईफ़ोन की वेबसाइट पे आ गए, वॉव! और अब इसका जब आप चला के देखोगे यहाँ पे, इसकी जो चीज़ है, इसको एनालाइज़ करके देखते हैं, इसमें क्या इश्यू है, क्या नहीं है। मैकबुक एयर एंड आईपैड एयर, मैकबुक प्रो, वॉव! खैर, मुद्दे पे आते हैं। तो इसने सारी चीज़ें अच्छी दे दी कि सारी चीज़ें ठीक है, बहुत अच्छी है, देख देख सकते हो यहाँ पे एफसीपी अच्छी है इसकी, एलसीपी अच्छी है, गूगल की भी आप देख सकते हो जाके। और यहाँ जो आपकी परफॉर्मेंस इश्यूज़ वगैरह आती है, वो अभी लोड कर रहा है, इसमें थोड़ा वक़्त लग जाता है, तो दैट्स व्हाई। डेस्कटॉप के अकॉर्डिंग है कैसा है, फ़ोन के अकॉर्डिंग है कैसा है, सब आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। स्केलिंग सिंगल वर्सेस मल्टीपल यूज़र लोड के सब्जेक्ट में मैंने बताया। तो मेजर्ड बाय लाइट, देखो सिंगल यूज़र परफॉर्मेंस को आप लाइट हाउस या फिर यूएक्स स्पीड वगैरह जो भी है, लाइट हाउस से यूएक्स जो यूज़र एक्सपीरियंस स्पीड सब मेजर हो जाता है। क्योंकि लाइट हाउस सिर्फ स्पीड या कैशिंग की चीज़ें नहीं बता रही ना, वो सब बताती है कि एसईओ कैसा है, इसमें जो है परफॉर्मेंस कैसा है, स्केलेबिलिटी कैसी है इसकी, स्केलेबिलिटी नहीं, एक्सेसिबिलिटी कैसी है समथिंग। एंड स्केलिंग से क्या सीन है कि सिस्टम बिहेवियर अंडर कॉन्करेंट लोड, जब कॉन्करेंट कई सारी चीज़ों का लोड पड़ता है तो कैसे आप उसको हैंडल करते हो, कैसे सिस्टम बिहेव करती है, तो कैसे हम फिक्स करते हैं, लोड बैलेंसर का यूज़ करते हैं। आई होप आप समझ चुके हैं लोड बैलेंसर क्या होता है। सीडीएन का यूज़ कर लोगे आप, ऐप सर्वर का यूज़ कर लोगे, स्टेटलेस प्री डिफाइंड आपने प्रेफर्ड फॉर स्केलिंग कर रखी हो तो। एंड देयर आर डेटाबेस, रेप्लिकास, शार्डिंग, पूलिंग, इन सब का यूज़ करते हैं। पूलिंग समझ नहीं आ रहा है, इग्नोर करना, शार्डिंग का मैंने थोड़ा इंट्रो दिया है तो मैं उसको यहाँ पे आपको बता देता हूँ। एंड व्हाट इज शार्डिंग, शार्डिंग क्या है, डेटाबेस आर्किटेक्चर पैटर्न है, यूज़ करते हो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के लिए। क्या है, डेटाबेस का आर्किटेक्चर पैटर्न है जिसको आप यूज करते हो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के लिए। इट स्प्लिट्स लार्ज डेटा सेट्स, बड़े बड़े डेटा सेट को छोटे छोटे में तोड़ता है ताकि आप वो मैनेजेबल हो सके, मैनेजेबल चंक्स हो सके, जिसको आप शार्ड बोलते हो। तो ये क्या है, फिर से सुनो,
शार्डिंग इज अ डेटाबेस आर्किटेक्चर पैटर्न। ये भाई डेटाबेस आर्किटेक्चर पैटर्न है, ठीक है। डेटाबेस के लिए आप यूज करते हो, डेटाबेस को हॉरिजेंटली स्केल करने के लिए कैसे, तो ये सबसे पहले डेटाबेस को स्मॉलर और मैनेजेबल चंक्स में तोड़ देता है, टुकड़ों में, चंक्स मतलब टुकड़ा, उसमें तोड़ देता है, उसको आप शार्ड्स बोलते हो, विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस मल्टीपल डाटा सर्वर। आप उसको मल्टीपल डाटा सर्वर पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, दैट शार्डिंग। और अब ये इसके एग्जांपल्स वगैरह दे रखे हैं, की बेस्ड शार्डिंग कैसे करते हो आप, तो इग्नोर करो इन सबको। एंड ब्राउजर एंड हाँ, उसके बाद कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं एक्चुअली, एंड द पॉइंट इज, तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपका आता है प्रॉक्सी, सीडीएन और कैशिंग लेयर्स के बीच डिफरेंस समझो, ठीक है। जब आप ब्राउजर कैश की बात करते हो ना, देखो ये सबसे पहले जो है यहाँ पे कुछ ये इशू हो गया है, दैट्स वाई अच्छे से उसकी स्ट्रक्चरिंग नहीं हो पाई। तो ब्राउजर कैशिंग लेयर, देखो 4 लेयर की बात करी गई है, ब्राउजर कैशिंग, रिवर्स प्रॉक्सी, सीडीएन एंड देयर आफ्टर ऐप कैश जो आपकी है, उन चीज़ों की बात यहाँ पे करी गई है। तो इसमें आपका क्या होता है कि लोकेशन कहाँ होता है, तो ब्राउजर कैशिंग आप कहाँ करोगे, तो क्लाइंट साइड पे करोगे। पर्पस उसका क्या है, देखो ये तीसरा वाला पर्पस है ना, यहाँ पे पहला लेयर, दूसरा लोकेशन, तीसरा पर्पस। तो ये पहला लेयर क्लाइंट साइड जो है वो लोकेशन, और ये पर्पस है। तो ब्राउजर कैश करते हो क्लाइंट साइड पे, इसका पर्पस होता है कि री डाउनलोडिंग एसेट्स जो है ना उसको अवॉइड करना। भाई बार बार क्यों डाउनलोड करोगे एसेट्स को, एक बार अमेजोन पे गए ना, ठीक है, अगली बार आओगे मैंने कैश करके रखा है, आपको फिर से पूरी चीजें लोड नहीं करनी। इसको कौन कंट्रोल करता है, तो HTTP हेडर्स, ठीक है, काफी है इतना। और इसके लिए टूल्स क्या क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसकी स्ट्रक्चरिंग ढंग से हो नहीं पाई है, देख लेना। तो इसके टूल्स हैं कैश कंट्रोलर, ई टैग, और ई टैग से क्वेश्चन था, आपने अभी देखा होगा। और पहली तो हो गई आपकी क्लाइंट साइड जो आपकी होती है उसकी बात करी, दूसरी सर्वर साइड एज की बात करते हैं। तो रिवर्स प्रॉक्सी हम यहाँ यूज करते हैं। अब रिवर्स प्रॉक्सी क्या है डिटेल में मैं नीचे बताता हूँ स्क्रॉल करने के बाद। तो रिवर्स प्रॉक्सी, अब बस सुनो कि रिवर्स प्रॉक्सी में कुछ बोल रहा हूँ। ये सर्वर साइड के लिए, क्लाइंट साइड के लिए ब्राउजर कैश, और क्लाइंट साइड में क्या कर रहे थे, री डाउनलोडिंग एसेट्स फ्रॉम अवॉइड कर रहे थे, एसेट जैसे इमेजेस वगैरह हो गई, उसको फिर से री डाउनलोड करना है, टेक्स्ट को अवॉइड करो, उसको स्टोर करके रख लेते हैं। और रिवर्स प्रॉक्सी में क्या आप अवॉइड करते हो, तो भाई रिड्यूस करते हो ओरिजिन सर्वर लोड पे, जो आपकी एक्चुअल सर्वर है ना, जो ओरिजिन सर्वर है, मेन सर्वर है, उसके ऊपर बहुत लोड ना पड़े। इसको कौन कंट्रोल करता है, जिंक्स, देयर आफ्टर वैनिश कॉन्फिग, या फिर आप ये टूल याद रख लो ना, ये काफी है, एग्जाम्पल टूल याद रख लो, इससे क्वेश्चन आता है कि वैनिश है, जिंक्स है, समथिंग। आपका सीडीएन ग्लोबल एज नोड्स, मतलब सीडीएन का तो आपको पता ही है कि छोटे छोटे सर्वर सेटअप कर दिए और वहां से आप यूज कर रहे हो। तो इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है सर्वर कंटेंट क्लोजर टू यूजर, जो यूजर के क्लोजर होगा वो उससे कंटेंट ले लेगा। और इसमें क्लाउड फ्लेयर है, फास्टली है, तो ये चीजें हैं। डॉक्टर ऐप को कैसे कैश करते हैं, तो ऐप को जब आप कैश करते हो तो सर्वर मेमोरी इसकी लोकेशन है। पर्पस इसका क्या है कि अवॉइड करना रिकम्प्यूटेशन, यहाँ पे डीबी क्वेरीज जो बार बार होती, समहाउ यही है जो यहाँ पे आपने देखा था ना री डाउनलोडिंग एसेट्स में। तो यहाँ पे डीबी क्वेरीज हो गई या फिर रिकम्प्यूटेशन, उन सबको अवॉइड करना। और इसमें आप रेडिस का यूज कर सकते हो या फिर मेम कैश का। इंपॉर्टेंट है ये टूल याद रख लो, टूल पूछते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, एंड देयर आफ्टर ये कुछ एग्जांपल्स वगैरह हैं, लेट इट बी एज ऑफ नाउ। डेटाबेस स्केलिंग की बात करेंगे, या वर्टिकल स्केलिंग में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, रीड रेप्लिकाज में क्या होता है, एंड शार्डिंग में क्या होता है। ये चीजें मैंने आपको बता दी। शार्डिंग में क्या होता है, स्प्लिट करते हो डाटा को अक्रॉस डेटाबेस, अक्रॉस स्प्लिट डाटा अक्रॉस डेटाबेस, छोटे छोटे मैनेजेबल पार्ट्स में जिसको आप अच्छे से मैनेज कर सको, ठीक है। अब इसके प्रोज कौन से, ये सब बता चुका हूँ मैं। तो जी मैं जो भी जस्ट आपको बताया, एक्सप्लेन करा प्रॉक्सी, सर्वर, इन सब में डिफरेंसेस, ठीक है, कि कैशिंग लेयर्स आपकी कौन कौन सी है, प्रॉक्सी क्या है, सीडीएन क्या है, कैशिंग एक ब्राउजर कैश करो या कैश करो, एक क्लाइंट साइड के लिए होता है, एक सर्वर मेमोरी के लिए होता है, ऐप कैशिंग की जब आप बात करते हो तो इसका पर्पस क्या होता है, तो इसका पर्पस होता है कि आप अवॉइड करो जो कंप्यूटेशन हो रही है डेटाबेस क्वेरीज वगैरह के लिए, उसको अवॉइड करना समाउ, ठीक है। और ब्राउजर कैशिंग क्लाइंट साइड होती है, इसमें री डाउनलोडिंग एसेट्स को अवॉइड करते हो, और फिर रिवर्स कैशिंग में रिड्यूस करना चाहते हो आप ओरिजिन सर्वर लोड को। और ये सारी देखो लेयर, लोकेशन, पर्पस याद रख लो, और एग्जाम्पल टूल्स जो इसके लास्ट वाले हैं, ये पता नहीं फॉर्मेटिंग में कुछ इशू हो गया है, मैं शायद फॉर्मेट कर नहीं पाया ढंग से, दैट्स व्हाई। तो इसको आप देख लो, ये इसमें कौन कौन सी टूल यूज होती है ब्राउजर कैशिंग में, कैश कंट्रोल, ई टैग,
रिवर्स प्रॉक्सी में, और मैं इसको डिटेल में बताने वाला हूँ अभी, वेट। ये जो आपकी है वैनिस, आई मीन से जिंक्स, एंड देयर आफ्टर सीडीएन के लिए क्लाउड फ्लेयर, हैशली, रेडिस और मेमकैस वगैरह ऐप कैश के लिए यूज होती है, तो वो पक्का देख लेना। वर्टिकल स्केलिंग क्या होती है आपको पता है, हॉरिजेंटल क्या होती है आपको पता है, शार्डिंग आपको पता है, तो क्या ही मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। और डीवी टेक्नोलॉजी नोट्स कुछ दे रखे हैं, देखो 3 डेटाबेस की टाइप है, एसक्यूलाइट एक है, दूसरी आपकी माई एसक्यूएल है या फिर पोस्टग्रेस, और मोंगोडीबी नो एसक्यूएल। पोस्टग्रेस तो अच्छे से पोस्टग्रेस हो गया, ग्राफक्यूएल हो गया, ये सब तो आपको पता होगा, डेटाबेस वगैरह आपने पढ़ा है तो, डीबीएमएस वगैरह पढ़ा है तो। एसक्यूलाइट आपकी, इसकी देखो तीनों की यूज केसेस पहले देखो। एसक्यूलाइट आपकी होती है सिंगल प्रोसेस की, ठीक है, रीड हैवी एप्स के लिए सही है, रीड करना है हैवी एप्स के लिए, ठीक है। यूज केसेस, इसे मैं फिर बोल रहा हूँ कि इसके फॉर्मेटिंग में कोई इशू आ गया। ये जो पहली डीबी टाइप लिखी है ना, ये एक टेबल है, तो डीबी टाइप के लिए ये हो गया, और फिर उसके बाद ये हो गया दूसरी डीबी टाइप, तीसरी, फिर यूज केस ये रहा, तो ये इसका यूज केस। नोट्स, इसमें जो भी नोट्स इंपॉर्टेंट चीज को नोट करना होगा वो, ठीक है। तो डीबी टाइप एसक्यूलाइट की बात कर रहे हैं तो एसक्यूलाइट, और यूज केसेस अगर एसक्यूलाइट की बात करोगे तो सिंगल प्रोसेस और रीड हैवी एप्स के लिए यूज करते हो, वर्क करना जिसमें रीड बहुत हैवी हो रही है, लाइक विकिपीडिया वगैरह, या फिर कोई ब्लॉगिंग साइट है। नोट्स इस पे क्या इंपॉर्टेंट है नोट करने लायक, तो वो ये है कि लाइट वेट होता है, मल्टीपल नोड राइट्स के लिए बहुत ज्यादा ये आइडल नहीं होता, इग्नोर करो आप इसको, एसक्यूलाइट को। बट ऑन द अदर हैंड, जब आप बात करते हो ना माई एसक्यूएल की या फिर पोस्टग्रे की, तो यहाँ क्या होता है, ये जनरल पर्पस स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी इसमें होती है, ये रेप्लिकास को सपोर्ट करता है, ठीक है, और पार्टीशनिंग वगैरह को सपोर्ट करता है, तो ठीक ठाक तरीके से आप इसको कर सकते हो, स्केलिंग वगैरह में ही हेल्प कर देगा। मोंगोडीबी नो एसक्यूएल का क्या सीन है कि फ्लेक्सिबल स्कीमा होता है इसका, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग हो सकती है, अच्छे से इसको देख लेना, ठीक है। तो मोंगोडीबी में इसकी स्कीमा फ्लेक्सिबल है और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होती है, और इसको शार्डिंग करना इजी है, डेटाबेस को चंक्स में डिवाइड करना, ठीक है, उसको शार्डिंग बोलते हैं अगर बिल्कुल लेमन टर्म में मैं बताऊं तो। बट इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी बहुत वीकर होती है, इसकी कंसिस्टेंसी ठीक ठाक होती है क्योंकि रेप्लिकास वगैरह को सपोर्ट करता है, और पार्टीशनिंग इसमें। तो सबसे पहले एसक्यूलाइट की बात करूं तो ये सिंगल प्रोसेस है, तो इसमें रीड वाली जो चीज होंगी वो होगी, तो राइट में इशू आएगा, तो लाइट वेट है ये। और मोंगोडीबी की बात करो तो इसकी स्कीमा बहुत फ्लेक्सिबल होती है, और ये हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। इजियर शार्डिंग, वीकर कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी गारंटी इसकी वीकर होती है। और जब आप कंसिस्टेंसी बोल रहे हो तो क्या मतलब है, अगर आपने मल्टीपल जगह पे उसकी रेप्लिकास बना रखी है, उसको चंक्स में डिवाइड कर रखा है, तो एक जगह आपने अपडेट करा तो सारे जगह अपडेट हो गया, तो उसको बोलोगे स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो ये सीन है होता है, डेट्स वाई यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी वीकर है। तो ये इसकी कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस दे रखी है कि कनेक्शन पूलिंग टू अवॉइड डीबी ओवरलोड, एंड एड रेप्लिका लेट इट बी, लैंग्वेज रन टाइम चॉइस एंड कंकरेंसी। देखो रन टाइम, देखो अगर आप डेटाबेस चुनना चाहते हो, ठीक है, तो क्या आप सोच के, अगर आपको लाइट वेट बनानी है तो ये चुनो, अगर आपको फ्लेक्सिबल स्कीमा चाहिए, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को प्रेफरेंस देना है, शार्डिंग करना है इजिली, कंसिस्टेंसी के से कोई खासा फर्क नहीं पड़ता, तो आप क्या यूज कर लो, तो आप यूज कर लो मोंगोडीबी वगैरह का, ठीक है, पोस्टग्रे का यूज कर लो, फिर रेप्लिकास पार्टीशनिंग करनी है तो ये चीजें थी। एंड देयर आर कैश करनी चाहिए हमें यूजिंग रेडिस या फिर मेम कैश। तो कैशिंग के लिए आपकी क्या कहती है, रेडिस है, मेम कैश है, ये जो टूल्स, एग्जांपल टूल्स जो दे रखे थे, तो ये सबका आप यूज कर सकते हो। ई टैग किसके लिए था, तो ब्राउजर कैश के लिए। रिवर्स प्रॉक्सी के लिए क्या था, आई मीन टू से जिंक्स एंड वेनिस, और सीडीएन के लिए क्लाउड फ्लेयर और फास्टली समथिंग। और अब देखो, अब आपको अगर चुननी है रन टाइप के अकॉर्डिंग, तो इंटरप्रिटेटेड लैंग्वेज कौन कौन सी आपकी है यहाँ पे। इंटरप्रिटेटेड की बात करो तो रन टाइम की टाइप इंटरप्रिटेटेड है या कंपाइल्ड है, तो कौन कौन होती है, तो पाइथन है, नोड जेएस है, ठीक है। तो ये यहाँ पे दे रखा है कि ये इंटरप्रिटेटेड होती है। स्ट्रेंथ इसकी क्या है कि फास्ट डेवलपमेंट इसकी फास्ट होती है, एसिंक आईओ का सपोर्ट मिलता है। एसिंक आईओ मतलब वही एसिंक इनपुट आउटपुट जो आपकी रीड होती है। ट्रेड ऑफ्स इसके ये है कि ये स्लो फॉर सीपीयू हैवी टास्क के लिए थोड़ी स्लो होती है इंटरप्रिटेटेड वाली। कंपाइल्ड वाली क्या होती है, फास्ट। कंपाइल्ड वाली का एग्जांपल है गो, जावा, जावा याद रख लो बेहतर है। इसकी एग्जीक्यूशन फास्ट है, स्ट्रॉन्ग कंकरेंसी है, ज़्यादा सेटअप चाहिए, और स्टीपर लर्निंग कर्व है इसका थोड़ा, बट ठीक है, ये काफ़ी फास्ट होती है, बेहतर है, ऑप्टिमाइज्ड है, तो समझो। इंटरप्रिटेटेड में पाइथन और ये जेएस की चीज़ें आ गई, इसमें स्लोअर फॉर सीपीयू हैवी टास्क के लिए थोड़ी स्लो होती है। ये सीपीयू हैवी टास्क के लिए ठीक ठाक होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जावा में अगर आपको याद हो तो आप उसको बाइट कोड में चेंज कर लेते हो एक ही बार में,
तो फिर आप उसको जहाँ जिस सीपीयू के मल्टीपल टाइम चलाना है चलाओ, कोई इशू नहीं है। तो वो चीज़ें थी। एंड देयर आफ्टर मॉनिटर और मेजरमेंट। तो कुछ मैट्रिक्स आपके दे रखे हैं कि मॉनिटरिंग और मेजरमेंट से रिलेटेड कि क्या क्या करोगे। तो रिक्वेस्ट पर सेकेंड, थ्रूपुट, जिसको थ्रूपुट बोलते हो, रीड राइट जो आपका हो रहा है पर सेकेंड, जिस स्पीड से हो रहा है, तो रिक्वेस्ट पर सेकेंड, थ्रूपुट, बैंडविड्थ भी मैंने इसको बोल के यहाँ पे लिख के भी बताया था। यहाँ पे एरर रेट्स क्या है, रिलायबिलिटी इसको बोलते हो, इसी डिस्क्रिप्शन है, इसको रिलायबिलिटी चेक करोगे तो उसमें आपका मिल जाएगा। एंड देयर आफ्टर उसमें रिलायबिलिटी नहीं है। लेटेंसी परसेंटाइल्स जो आपकी होती है, सीपीयू, मेमोरी, डीबी कनेक्शन, तो ये आपकी मॉनिटरिंग और मेजरमेंट वगैरह के काम आने वाली चीज़ें हैं। तो अच्छा, वो जो इशूज़ आ रहे थे ना आपके कि टेबल अच्छे से दिख नहीं रहा था, उसको मैंने फिक्स कर दिया, कुछ सही से लिखा नहीं था, दैट्स वाई इशूज़ था। अब यहाँ अच्छे से देख लो आप। फिर से प्रॉक्सी, सीडीएन, कैशिंग लेयर्स जो मैंने आपको बताया था कि ब्राउज़र का लेयर, एक 4 लेयर्स हैं आपकी, जो भी है। देयर आफ्टर लोकेशन, ब्राउज़र कैसा होता है, क्लाइंट साइड पे, रिवर्स वाली सर्वर पे, सीडीएन ग्लोबल नोड्स, एंड देयर आफ्टर ये सर्वर। पर्पस किसका क्या है देख सकते हो, जो मैंने एक्सप्लेन करा था उसी तरह से। वर्टिकल स्केलिंग, डिस्क्रिप्शन, प्रोस कॉन्स जो भी है, शार्डिंग का जो प्रोस कॉन्स है, और एसक्यू लाइट को कब कैसे यूज करना है, यूज केसेस इसके क्या है, और जैसे पोस्टग्रे का क्या सीन है कि ये रेप्लिकास या फिर आप बोलो पार्टीशनिंग के लिए बेहतर होती है, मोंगोडीबी, ये चीज़ें, तो इसको मैंने फिक्स कर दिया। लैंग्वेज या फिर रन टाइम चॉइसेस एंड कंकरेंसी की बात। इंटरप्रिटेटेड में आपका नोड जेएस, पाइथन, फास्ट डेवलपमेंट इसकी है, डेव लिखा है डेवलपमेंट ईवी से, और ये एसिंक आईओ वगैरह, बट ये स्लोवर होती है सीपीयू इंटेंसिव टास्क के लिए। ऑन द अदर एंड कंपाइल्ड वाली थोड़ी फास्ट होती है, बस इसमें सेटअप ज़्यादा लगता है, और इसको थोड़ा लर्न करना थोड़ा मतलब ईजियर नहीं है एज कम्पेयर टू पाइथन या फिर नोड जेएस वगैरह। मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट, तो मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट के लिए कुछ मैट्रिक्स हैं, जैसे कि रिक्वेस्ट पर सेकंड क्या है उसको चेक करो, एरर रेट्स क्या है, सीपीयू या फिर मेमोरी जो रिसोर्स यूसेज हो रही है, सीपीयू को कौन कितना यूज कर रहा है। ठीक है, जब आप इसके ऊपर आओगे तो ये आपको वो भी दिखाता है कि कौन कितना सीपीयू को यूज कर रहा है। जब आप नीचे जाके देखोगे इसमें इसके आई मीन जैसे परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में देखो, इस परफॉर्मेंस के सेक्शन में आपको सब दिखाएगा। ठीक है जी। तो ये सीन है आपका यहाँ पे, ये इतने बजे कैप्चर हुआ था, फिर ये थ्रॉटलिंग इसकी 4G जो भी स्पीड वगैरह रही थी, एंड रिक्वेस्ट पर सेकंड को थ्रूपुट, तो यही चीजें थी। फिर आपने टूल्स फॉर मॉनिटरिंग, जब आपको मैट्रिक्स कलेक्शन करना हो या फिर डैशबोर्डिंग करनी हो तो आप ग्राफेंटा और प्रोमेथस का यूज कर सकते हो। प्रोमेथस नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड आफ्टर EL के स्टैक एक टूल है, उसका यूज कर सकते हो लॉग्स या फिर सर्च पर्पस के लिए। एंड न्यू रिलैक का यूज कर सकते हो, फुल स्टैक ऑब्जर्वेबिलिटी, सेंट्री का यूज कर सकते हो फ्रंट एंड या बैक एंड की, जब एरर ट्रैकिंग हुई तब सेंट्री का यूज कर लेना। ठीक है। एंड ओपन टेलीमेट्री वगैरह का डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग के लिए यूज कर लेना, तो इसको देख लेना। thereafter ISR, इंक्रीमेंटल साइट जनरेशन, ये कुछ कोड दे रखा है, इसका यूज करके आप कर सकते हो। ठीक है, तो इंक्रीमेंटल साइट जनरेशन की बात करी गई है, ये नेक्स्ट जेएस में आपका होता है। आप बस इसकी फुल फॉर्म देख लो, और जो मैं अभी बता रहा हूँ वो देख लो, कोड वगैरह बहुत कम ही पूछते हैं इसमें। इंक्रीमेंटल साइट जनरेशन एक वेब डेवलपमेंट, जैसे आपका SSG था ना सर्वर साइट जनरेशन, और SSR था सर्वर साइट रेंडरिंग समाओ, तो उसी चीजों में आता है। इसमें आप कंबाइन कर देते हो किसको किसको, देखो। तो जी बात यह है कि इंक्रीमेंटल स्टैटिक जनरेशन ISR एक वेब डेवलपमेंट टेक्निक है। ठीक है, और इस टेक्निक में होता क्या है कि इसमें आप प्राइमरली एसोसिएट करते हो, मतलब फ्रेमवर्क लाइक नेक्स्ट.js के साथ आप यूज करते हो। ये क्या करता है, डेट कंबाइंस द बेनिफिट ऑफ SSD सर्वर साइड जनरेशन, ठीक है, विथ एबिलिटी टू अपडेट कंटेंट डायनेमिकली विदाउट रिक्वायरिंग अ फुल साइड रिबिल्ड। क्या बोल रहा हूँ मैं। तो फिर तो जब आप बात करते हो ना SSG की, तो यहाँ क्या होता है, सर्वर साइड जनरेशन। ठीक है, तो सर्वर पे जो आपकी, जैसे मैंने बोला ये एप्पल जो साइट है, ठीक है, तो अगर आप इसको अगर कन्वेंशनल वे से मतलब ट्रेडिशनल वे में जाओ, तो वहाँ क्या होता है कि ये जो कंटेंट आया ना, तो पहले क्या होता है कि इसमें JS आता है, फिर CSS सर्वर से आता है आपके सिस्टम पे, फिर लोड होता है, फिर एग्जीक्यूट होता है समहाउ। बट SSG वगैरह में क्या करा उसने, सर्वर साइड जनरेशन में आपने क्या करा, ठीक है, SSG स्टैटिक साइड जनरेशन यहाँ पे दे रखा है, सॉरी। तो SSG में आपने क्या करा, स्टैटिक साइड जनरेशन, नॉट सर्वर साइड जनरेशन, सॉरी बोले में हो गया था। तो फिर ये क्या है आपका स्टैटिक।
स्टैटिक साइट जनरेशन। आप क्या करते हो, आप बोलते हो भाई इवेंचुअली ये जो साइट दिख रही है ये क्या है, ये HTML CSS JS ही तो दिख रहा है ना, यहाँ पे वही दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि अभी क्या हो रहा है कि JS वहां से आ रहा है, ट्रेडिशनली जो हो रहा होता है CSS आ रहा है, फिर सबको आप एग्जीक्यूट कराते हो, यही हो रहा होता है। डोम ट्री बनती है, फिर CSS उसमें अटैच होता है, फिर पेंट होता है, फिर दिखता है। तो यही होता है ना आपका, कि पहले HTML आया एंड दैट फिर इसको टोकन में चेंज करेंगे, फिर ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है, फिर इसमें जाके कई CSS वगैरह की चीज़ें आपकी लोड। तो जनरली क्या होता है, HTML आया, फिर HTML पार्सर ने उसकी टोकनाइजेशन वगैरह करके उसे एक ट्री बनाई, एंड इधर CSS भी लोड हो रहा होता है, CSS को पार्स करते हो, फिर इसमें अटैच होता है, फिर रेंडर ट्री आपकी है, लेआउट है, देयर आफ्टर पेंट होता है, फिर डिस्प्ले होता है JS वगैरह, इसमें जो भी लोड होता है। भाई इतने सारे काम को, इतने सारे स्टेप्स जो आप करने वाले हो, व्हाट इफ मैं ये सब करके सर्वर पे लोड कर दूं, मैं सर्वर पे पहले ही ये सब करके एक फाइल वहां पे लोड करा देता हूँ, फिर मैं ये सब करके पहले ही एक फाइल अगर सर्वर पे लोड करा दूंगा, तो नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, बस इस फाइल को हम वहां से उठाएंगे और दिखा देंगे। तो कितना आपका टाइम सेव हो गया, आप अपने साइट पे करा रहे थे, आपके साइट पे हो सकता है स्लो वो सारी चीजें करे, बट सर्वर पे तो बहुत रैम होता है, तो वहाँ बहुत फास्ट काम करता है। तो ये आपकी SSG थी। बट इसमें क्या इशू था ना कि भाई सपोज कर लो आपने एक बार कंटेंट बना के रख दिया, कोई इशू नहीं है, एक बार फाइल बनाई हमने रख दी, और फ्यूचर में कुछ अपडेट्स आए, तब आपने विकिपीडिया में आपकी टोटल 10 ब्लॉग्स आपकी है, ठीक है, आपने इसका एक फाइल बनाया, सर्वर पर डाल दिया, बहुत अच्छी, गुड। अब 10 दिन के बाद 2 न्यू ब्लॉग्स आए, फिर क्या करोगे, फिर से इसको आप इन सारे फाइल को उठाओगे, फिर से इसकी SSG बनाओगे, स्टैटिक फाइल इसकी जनरेट करोगे, और उसको सर्वर पे डालोगे। तो ये आपको बार बार खुद से करना पड़ रहा है। तो व्हाट इफ हम क्या करें, कुछ ऐसा हो जाए कि भाई जब भी कोई नई चीज आए ना, तो वो खुद ब खुद सर्वर साइड जो स्टैटिक साइट जनरेशन है, स्टैटिकली हम उस फाइल को जनरेट करके वहां डाल। जैसे देखो, पहले वीक में 2 ब्लॉग आया, दूसरे वीक में 4 आएगा, तीसरे वीक में फिर 1 आया, चौथे वीक में 6 आया। तो बार बार आप जो करोगे उससे तो अच्छा है कि कुछ ऐसा हो कि जब जब कुछ न्यू आए ना, तो वो ऑटोमेटिकली एक नई फाइल फिर से बिल्ड करे। ठीक है, अब नई फाइल देखो, 2 ब्लॉग आई थी, मतलब 2 ब्लॉग आई नेक्स्ट वीक में, तो खुद से नई फाइल बिल्ड कर लेगा, तो यहाँ की आपकी कंटेंट बिल्कुल अप टू डेटेड हो गई। फिर नेक्स्ट वीक में 4 ब्लॉग न्यू आया, तो फिर से वो बिल्ड करेगा फाइल को, तो नई फाइल आपके पास हो गई बिल्कुल अपडेटेड वाली। तो जब आप फेच करोगे तो आपको अपडेटेड डाटा मिलेगा, उसी को आपने क्या बोला, ISR, ठीक है, इंक्रीमेंटल स्टैटिक रीजेनरेशन, उसी को आपने बोला। और यहाँ भी वही चीजें बोली गई है यहाँ पे कि स्टैटिक साइट जनरेशन विथ एबिलिटी, क्या स्टैटिक साइट जनरेशन विथ व्हाट, स्टैटिक साइट जनरेशन प्लस एबिलिटी टू अपडेट कंटेंट डायनेमिकली विदाउट रिक्वायरिंग अ फुल साइट रिबिल्ड। पूरी की पूरी साइट रिबिल्ड करोगे आप, क्यों, जो कंटेंट आया है उसको अपडेट करो ना, ठीक है। तो वो आपकी ISR हो जाती है, इंक्रीमेंटल साइट जनरेशन। और ये कुछ गेट एस्थेटिक प्रॉप्स वगैरह आपके ये जो कुछ हुक्स वगैरह होते हैं, इन सबसे क्वेश्चन कम ही आएगा ना के बराबर। तो ये बहुत फास्ट होता है, स्टैटिक स्पीड इसकी बहुत फास्ट है लिटरली। मेमोराइजेशन और मेमोराइजेशन के बीच में डिफरेंस देख लो। मेमोराइजेशन में आप क्या बोलते हो, ये CS के कंसेप्ट है, इसमें आप क्या करते हो, वो जो फंक्शन की रिजल्ट आई है उसको कैश करते हो, और ये PDS में मैंने पढ़ाया है ठीक ठाक। मेमोराइजेशन में क्या होता है, ये ह्यूमन मेमोरी की चीज़ है, कि ये कंप्यूटर साइंस की चीज़ें नहीं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब देखो, आप बार बार कंप्यूट करो और एक ही रिजल्ट दे रहा है, तो आप उसको कहीं स्टोर करके रख लोगे। JWT आपका क्या है, तो JW का क्या सीन है कि JWT स्टैंड फॉर जेसन वेब टोकन, ठीक है। और इसका आप क्यों यूज करते हो, तो टोकन बेस्ड स्टैंडर्ड है, मतलब स्टेटलेस होता है, ऑथोराइजेशन ऑथेंटिकेशन वगैरह के लिए जनरली आप इसका यूज करते हो। एंड ऑथ मेथड यहाँ 2 है, देखो 2 ऑथ मेथड है, फ्लास्क सिक्योरिटी, एक JWT, दोनों में डिफरेंस करके बताया है। तो JWT का क्या यूज केस है, API फ्रेंडली है, API के साथ स्केलेबल भी है, बेहतर है, बट इसको सेटअप करने में थोड़ा कोड वोड एक्स्ट्रा लगता है। बट फ्लास्क की सिक्योरिटी प्री बिल्ड आपको ऑथ सिस्टम मिलता है उसके साथ, जैसे सेशंस हो गया, टोकन्स हो गया, तो इजी सेटअप है, कस्टमाइजेबल है, और इसकी कुछ कोड वगैरह दे रखे ये जो सीक्रेट की वगैरह होता है। और ये JWT यहाँ पे इसने इंपोर्ट करा है डॉट एनकोडेड करके, ये चीज़ें सीक्रेट की एल्गोरिथम जो आप डाल रहे हो, कि ये HS 256 का यूज करेगा, SAR-256। आई होप आपको इसका मतलब पता हो, SAR-256। SS-256 एक सिमेट्रिक साइनिंग एल्गोरिथम है, यूज करा जाता है जेसब वेब टोकन के लिए, जो कि इम्प्लॉय करता है HMAC को। HMAC क्या था,
हैश बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। ठीक है, तो वही आपकी हैश वगैरह बना के देता है ताकि आप प्रोटेक्ट कर पाओ अपने मैसेज को। एंड अब ये समरी टेबल उसी सब की। और ISR का आपको ये पूछ सकता है कि कैसे जनरेट करते हो। ये जो ISR था आपका इंक्रीमेंटल स्टैटिक जनरेशन, तो ये जो आपकी गेट स्टैटिक प्रॉप्स है ना, इसके थ्रू आप करते हो। और यहाँ देखो गेट स्टैटिक प्रॉप्स में आपने क्या लिखा है, जो आपको फेच वेच करना है वो, और फिर आपने बोला रीवैलिडेट 10। तो हर एक 10 सेकेंड के बाद ये खुद को रिबिल्ड कर रहा है। टाइम भी दे सकते हो कितने वक्त के बाद आप खुद को रिबिल्ड करना चाहते हो अकॉर्डिंगली। तो ISR नेक्स्ट जेएस की चीज है, तो अभी ये मुझे नहीं लगता इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, बहुत आ गया। तो ये ISR का फुल फॉर्म और ISR SSD के बीच डिफरेंस करना, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। बैंडविड्थ वर्सेस लेटेंसी बताया मैंने। लेटेंसी में क्या है कि टाइम डिलेड फॉर सिंगल ट्रिप रिक्वेस्ट। ठीक है, बैंडविड्थ का क्या है कि वही रिक्वेस्ट पर सेकेंड, थ्रूपुट जो भी बोल रहा था मैं, अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफर्ड पर सेकेंड, रिक्वेस्ट पर सेकेंड बोल लो। तो ये आपकी पेलोड को इफेक्ट करता है, ये स्मॉल या फिर सब्सिक्वेंशियल रिक्वेस्ट वगैरह को इम्पैक्ट करता है। कंप्रेशन का क्या सीन है कि साइज को रिड्यूस करना, जो भी नेटवर्क पे आप डाटा भेजोगे, आप ये एक इमेज है 1 MB की, तो रिड्यूस करो ना भाई उसके साइज को, तो उसी को आप बोलते हो कंप्रेस करना। पर्पस से जाहिर सी बात है, छोटी साइज होगी तो कम बाइट्स का यूज करेगी, कम बाइट ट्रांसफर में काम होगा तो फास्ट होगी, तो मिडिल वेयर वगैरह का यूज कर सकते हो कंप्रेशन, ये जो भी है ब्रॉडली जेएस जो भी मैंने आपको बताया था। लाइट हाउस की मैट्रिसेस जो भी मैंने आपको बताया, FCP फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट, LCP लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। स्पीड इंडेक्स क्या होता है कि कितनी जल्दी आपकी विजुअली जो विजुअल चीजें थी वो कंप्लीट हुई। TTI टाइम टू इंटरेक्ट जो आपका होता है कि कितनी टाइम में पेज फुली इंटरेक्टिव हो गई। TBT टाइम टू बाइट समथिंग, तो मेन थ्रेड की जो TBT और टोटल ब्लॉक टाइम इसको बोलते हैं। TTI टोटल इंटरेक्टिव टाइम समझ। CLS आपकी जो हो जाती है कम्युलेटिव लेआउट, जो आपकी स्टैंडर्ड समथिंग यही होती है, स्टेबिलिटी या जो भी हो। तो फिर स्केलिंग CLS, खैर। एंड देयर आफ्टर लेआउट स्टेबिलिटी, इसमें देखते हैं इसकी गुड वैल्यू और एग्जाम्पल वैल्यू दे रखी है। FCP 1 सेकंड के अंदर होना चाहिए, LCP 2.5 सेकंड के अंदर, स्पीड इंडेक्स TTI 3 और ये 200 मिली सेकंड के अंदर हो। TBT कोई इशू नहीं है, CLS आपकी 0.1 सेकंड के अंदर। तो ये चीजें थी, यहाँ पे समाव देख सकते हो। व्हाट लाइट हाउस एक्चुअली डज, मतलब बता चुका हूँ मैं, क्या क्या बताऊँ इसमें। पेज और रिसोर्स को रीलोड करता है, मेजर करता है रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस को, ठीक है, इंश्योर करता है फ्रेश लोड को। जो आपने कैश कर रखा होगा ना, कैश में क्या होता है, कैश कर लेते हो, नेक्स्ट टाइम जल्दी लोड हो जाता है, उसको ये इग्नोर कर देता है, भाई ऐसा नहीं चाहिए, मैं पूरा रीलोड करूंगा भाई, तब तो परफॉर्मेंस पता चले ना एक्चुअल। एंड इम्यूलेट नेटवर्क थ्रॉटलिंग, सिमुलेट करता है स्लो 4G पे की ये 4G स्पीड पे चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ इसने क्या बोला है, जो मैंने लाइट हाउस में चलाया था ना पेज इसके ऊपर, अरे भाई, तो फिर इसने बोला है स्लो 4G थ्रॉटलिंग, मतलब इसने 4G की स्पीड पे मेरी साइट को रन करके देखा। ठीक है, और मोबाइल की CPU पे, लैपटॉप में तो ज़्यादा पावर होता है मोबाइल के अकॉर्डिंग। इम्यूलेट्स डिवाइसेस टेस्ट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे इसने बोला है कि मोबाइल में क्या हो रहा है, डेस्कटॉप में क्या हो रहा है अकॉर्डिंगली। इम्यूलेट मतलब कॉपी करना, नकल करना, समहाउ रिकॉर्ड करना मैट्रिसेस को, कि कितना वक्त किसमें लगा था, पेंट में, लेआउट में, तो वही चीज़ें हैं। एंड कैटेगरी जस्ट कोड, परफॉर्मेंस, एक्सेसिबिलिटी, बेस्ट प्रैक्टिसेस, बिल्कुल एप्पल की हमने देखी थी। परफॉर्मेंस हो गई, एक्सेसिबिलिटी, परफॉर्मेंस, बेस्ट प्रैक्टिसेस, SEO, सारी की सारी चीज़ें आपको दिखा देता है। ठीक है, एंड अब जो वेब एप्लीकेशन की जो कंपोनेंट होती है, क्या क्या होता है उसमें, सर्वर पे आपका कंपोनेंट, फ्रंट एंड सर्वर जो कि सर्व करता है HTML JSS को, जो जहाँ से आप फेच करते हो उसकी बात करी गई है। और वेब एप्लीकेशन में क्या क्या होता है, डेटाबेस सर्वर जो कि स्टोर और रिट्रीव करता है डेटाबेस को। लोड बैलेंसर आप लगाते हो, समझ गए क्यों, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट कर सको नेटवर्क रिक्वेस्ट को। प्रॉक्सी सर्वर 2 टाइप की है, रिवर्स और फॉरवर्ड, में आता हूँ उसके ऊपर, यहाँ से स्टार्ट होती है। व्हाट इज प्रॉक्सी सर्वर एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। एंड मोबाइल ब्रॉडबैंड जो भी यूज़ करते हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें इसकी कंपोनेंट्स वगैरह दे रखी हैं। ये सब बस एक बार पढ़ लेना काफ़ी होगा, उससे ज़्यादा कुछ रटने वाली इसमें चीज़ें नहीं है। और इससे जो भी अगर इससे क्वेश्चन आए तो आप कर लोगे 200% लॉजिक वगैरह लगा के, कोई इशू नहीं होना है यहाँ पे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रॉक्सी सर्वर्स। ठीक है, तो प्रॉक्सी सर्वर क्या होती है। अब प्रॉक्सी सर्वर इज अ हार्डवेयर, गौर करना क्या बोला मैंने, प्रॉक्सी सर्वर एक हार्डवेयर है या फिर पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है that is placed between a client and an application to provide intermediary service in communication। देखो अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको याद होगा कोल्ड वॉर के एरा में क्या था कि प्रॉक्सी वॉर लड़ी जा रही थी। USSR एक तरफ से किसी कंट्री को फंड करता था
तो दूसरी तरफ से यूएस करता था उसके जो अपोजिट होते थे। फॉर एग्जांपल अगर यूएसएसआर ने इंडिया का सपोर्ट करा तो जो यूएस था वो पाकिस्तान का सपोर्ट करता था, प्रॉक्सीज थी आपस में। तो कहने का क्या मतलब है, आप और मैं दो पर्सन से हमारे बीच जो कम्युनिकेशन करने का तरीका है ना वही प्रॉक्सी है, बहुत इजी टर्म में। अब प्रॉक्सी सर्वर इज अ हार्डवेयर और पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज प्लेस्ड बिटवीन क्लाइंट एंड एप्लीकेशन, ठीक है, टू प्रोवाइड इंटरमीडिएटरी सर्विस कम्युनिकेशन, ठीक है। प्रॉक्सी सर्वर डायग्राम, आपकी मशीन है, इंटरनेट है, डायरेक्ट करो काम, या फिर आपकी मशीन है और आप डायरेक्ट इंटरनेट के बजाय आप प्रॉक्सी का यूज कर रहे हो, ठीक है। तो लाइक आईपी देखो, जो आपके होते हैं ना ये सारे हैकर्स हो गए, या फिर फॉर एग्जांपल आप मेरे से पूछो, देखो आप क्या यूज करते हो, आप इनकॉग्निटो मोड आपने कभी ना कभी यूज करा होगा, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ प्रॉक्सी ही यूज करा जाता है, ठीक है। आपकी जो चीजें होती है आईपी एड्रेस उसको हाइड कर दिया जाता है, तो वो स्टोर नहीं करता, वो डार्क वेब का पार्ट है। खैर वो ज्यादा हो गया, या फिर ये भी हो सकता है जो भी मैंने इनकॉग्निटो मोड के बारे में बोला वो 100% करेक्ट ना हो। देखो सीधी सी बात है, ये आपकी मशीन है, ये इंटरनेट है, इसके बीच जो काम कर रहा है कुछ अगर आपने डाला है तो उसको आप प्रॉक्सी सर्वर बोलते हो, ठीक है, बिल्कुल लेमन टर्म में। प्रॉक्सी सर्वर क्या है कि सिट्स बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर टू फिल्टर और फिल्टर कैश और एनोनिमाइज ट्रैफिक। कहने का मतलब ये है कि ये आपकी क्लाइंट और सर्वर के बीच में होता है, कैश को फिल्टर करना हो डाटा को कैश करना हो, ऐसा हो। देखो आप कई सारे आपकी एपीआईज वगैरह होती है, नॉर्ड वीपीएन का नाम आपने बहुत सुना होगा। तो चाइना में क्या है कि बाहर की जितनी भी चीज़ है ना वो बैन है, बट अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो आप वही वीपीएन यूज कर रहे हो, या फिर और भी कई सारे तरीके हैं उसका यूज कर सकते हो। क्या होता है कि अगर आप चाइना में हो, आपका लैपटॉप चाइना में यूज कर रहे हो, चाइना से आपने ट्विटर एक्सेस करने की कोशिश की, आप एक नॉर्मल पर्सन हो, एक्स जिसको आप बोलते हो, तो आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी आईपी एड्रेस जब वहां जाएगी ना तो वो वहां चेक करेगा, बोलेगा अरे इसका ओरिजिन तो चाइना है, इसको एक्सेस नहीं देना है। बट व्हाट इफ आपकी जो रिक्वेस्ट है इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट उस सर्वर पे जाए, ठीक है, वो डिटेक्ट कर ले कि ये चाइना से आ रहा है, मैं पहले आपकी रिक्वेस्ट को दुबई में किसी सर्वर पे भेजूंगा, दुबई में कोई सर्वर है वहां भेजूंगा, फिर दुबई से वो जो रिक्वेस्ट है ना जो आपने करी है वो जाएगा कहाँ पे, तो वो जाएगा उस सर्वर पे, उस डेटाबेस के पास, सर्वर के पास, जो भी बोलो इंफ्रास्ट्रक्चर के पास। तो उसको क्या लगेगा कि ये रिक्वेस्ट दुबई से आ रही है, तो वो वापस डेटा देगा प्रॉक्सी वाले को, प्रॉक्सी आपको दे देगा। तो बस ऐसा ही काम करते हो कि दो लोग हैं, दोनों में लड़ाई हो रखी है, तो दोनों किसी तीसरे बंदे का यूज करें कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। तो आपकी प्रॉक्सी हो गई, एंड देयर आफ्टर तो देखो ऐसे प्रॉक्सी सर्वर काम का क्लाइंट है, ये प्रॉक्सी सर्वर है, इंटरनेट से ये आपका कम्युनिकेट कर पाएगा। आपको कुछ रिक्वेस्ट करना है डायरेक्ट इंटरनेट बिल्कुल नहीं, ये आपको देगा। आपको कुछ मंगवाना है, रिक्वेस्ट करना है, जैसे आपने कुछ प्रोडक्ट सर्च करा तो ये पहले प्रॉक्सी को देगा, प्रॉक्सी वाला आपको देता है। तो एक हाइड करने का तरीका है। तो आई होप आप ये समझ गए हो ये कैसे क्या काम कर रहा होता है। अब इसकी दो टाइप्स है और बहुत ज्यादा इसको यूज करा जाता है, मैं आपको पहले बता दूं वो क्या क्या है। सबसे पहली जो है उसको आप क्या बोलते हो जी, उसको आप बोलते हो फॉरवर्ड प्रॉक्सी, ठीक है, फॉरवर्ड प्रॉक्सी आप इसको बोलते हो। और इसका क्या यूज है बताता हूं मैं। दूसरा होता है रिवर्स प्रॉक्सी, रिवर्स प्रॉक्सी, ठीक है जी। और फॉरवर्ड प्रॉक्सी का क्या यूज है, तो इसका काम है भाई क्लाइंट को हाइड करना, हाइड्स द क्लाइंट, ठीक है। रिवर्स प्रॉक्सी का क्या काम है, तो इसका काम है हाइड्स द सर्वर। फॉर एग्जाम्पल लाइक कैसे सर्वर को, क्लाइंट तो आप समझ गए कि अच्छा मुझे हाइड कर लिया, मैं चाइना में हूँ तो ठीक है। सर्वर को कैसे हाइड करो, देखो होता क्या है कि आपकी आपकी अमेजन है, ठीक है, उसमें क्या क्या कर सकते हो आप, कार्ट में आपने कुछ ऐड करा, ठीक है, और क्या क्या करते हो जी आप, पेमेंट गेटवे, जब पेमेंट करते हो तो एक पेमेंट गेटवे खुलता है, कुछ सर्च करा आपने, ठीक है। तो ये सारी चीजें। अब एक बात बताओ, एक नहीं कई सारे और भी फंक्शंस होते हैं उसके अंदर। अमेजन जैसी साइट पे प्रोफाइल आपकी है, ठीक है, आप अपना प्रीवियस ऑर्डर देख रहे हो क्या है, तो मल्टीपल चीजें हैं लिटरली। तो एक बात बताओ, क्या इन सब को हैंडल करने के लिए, इन सारे क्वारीज को हैंडल करने के लिए क्या सिर्फ एक ही टाइप की जो सर्वर है वो बनाई गई होगी, एक ही टाइप की बनाई गई होगी क्या? नहीं भाई, मुझे तो लगता है कई सारी बनाई गई होगी। एक सर्वर डेडिकेटेड होगा इसके लिए, तो एक सर्वर जो आपका होगा वो डेडिकेटेड होगा कार्ट की रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए, ठीक है।
और फिर दूसरा सर्वर होगा वो किस चीज़ के लिए डेडिकेटेड होगा, तो जी वो डेडिकेटेड होगा, एक अलग डेडिकेटेड होगा पेमेंट की चीज़ों को हैंडल करने के लिए, एक सर्च के लिए, एक प्रोफाइल के लिए। बट जब आप रिक्वेस्ट करते हो ना, तो रिक्वेस्ट मेन एक सर्वर होती है, उसके ऊपर गई, ठीक है। और उसके ऊपर गई, उसने क्या करा, उसने इसको अलग अलग कर दिया। वो देखेगा अच्छा कार्ट की चीज़ों को आपने रिक्वेस्ट कराया, ये स्लैश कार्ट है तो कार्ट वाले सर्वर पे ढूंढो, स्लैश पेमेंट है तो पेमेंट वाले सर्वर पे ढूंढो, सर्च वाले पे ढूंढो, प्रोफाइल वाले सर्वर पे ढूंढो, ऑर्डर वाले सर्वर पे ढूंढो। जो मेन मिड वाला सर्वर था ना, उसको उसकी हेल्प से आपने बाकी सबको हाइड कर लिया, क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट कहाँ जा रही है, आपकी रिक्वेस्ट एक मेन सर्वर पे जा रही है, ठीक है। अब बाकी की जो सर्वर है, कार्ट की सर्वर है, पेमेंट की, सर्च की, वो सब तो हाइड हो गई ना कहीं ना कहीं। तो दैट्स वो रिवर्स प्रॉक्सी। फॉरवर्ड प्रॉक्सी वही जो चाइना का एग्जांपल लेके मैंने बताया, ये कुछ इमेज में इशू है। बाय द वे इसकी डेफिनेशन है कि एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, पर्पस इसका है ऑफलोड करना रिक्वेस्ट को, क्या करना, ऑफलोड, मतलब समझ गए, कैश रेस्पॉन्सेस एनफोर्स पॉलिसीज। और टाइप है फॉरवर्ड प्रॉक्सी, रिवर्स प्रॉक्सी, कैशिंग प्रॉक्सी, 3 टाइप है, स्पेशली ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एंड फॉरवर्ड और रिवर्स के बीच का डिफरेंस यहाँ लिखो, मतलब देखो जो मैंने बोला ना वो वही यहाँ लिखा है। तो यहाँ क्या लिखा है, फॉरवर्ड प्रॉक्सी हाइड्स क्लाइंट, फॉरवर्ड प्रॉक्सी क्लाइंट को हाइड करता है, कैसे, तो इट एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ यूजर। भाई मैंने चाइना से रिक्वेस्ट करा, वो गई दुबई, और सर्वर कहीं यूएस में है, तो दुबई से फिर रिक्वेस्ट सर्वर जाएगा, वो मेरे बिहाफ पे, मेरी प्रॉक्सी सर्वर जो दुबई में सेटअप है वो रिक्वेस्ट कर रही है यूएस से, ठीक है। तो इट एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ यूजर, कौन सी, फॉरवर्ड वाली। और फॉर एग्जाम्पल इफ अ वेबसाइट इज ब्लॉक्ड इन इंडिया, अगर कोई वेबसाइट इंडिया में ब्लॉक्ड है, ठीक है, तो फॉरवर्ड प्रॉक्सी आपका यूजर के आप उसको फेच कर सकते हो। वो प्रॉक्सी हो सकता है किसी और कंट्री की हो, जब रिक्वेस्ट करोगे तो सर्वर को लगेगा अच्छा ये रिक्वेस्ट तो किसी और कंट्री से आ रही है, तो वो दे देगा आपको चीजें, और फिर वो फॉरवर्ड प्रॉक्सी आपको दे देगी चीजें। हाइडिंग द यूजर्स आइडेंटिटी, आपकी आइडेंटिटी को हाइड करता है, यही चीजें तो मैंने यहाँ पे बोली। फॉरवर्ड प्रॉक्सी हाइड्स क्लाइंट और रिवर्स वाली सर्वर को। रिवर्स प्रॉक्सी हाइड सर्वर, इट एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ सर्वर, सर्वर के बिहाफ पे ये काम करता है, यूजर इंटरेक्ट करेगा रिवर्स प्रॉक्सी के साथ, तो क्या होगा, विच देन फॉरवर्ड रिक्वेस्ट टू एक्चुअल बैकएंड सर्वर। भाई आपने एक सर्वर पे जैसे आपने कार्ट करा, तो ये सारी की सारी रिक्वेस्ट आप किसी एक सर्वर पे करोगे, फिर वो आगे भेज देगा कार्ट के वाले पे, पेमेंट का है तो पेमेंट पे, सर्च का है तो सर्च पे, ठीक है। तो क्या हुआ, विच देन जब आप रिक्वेस्ट करा तो फिर उसने फॉरवर्ड कर दिया रिक्वेस्ट को एक्चुअल बैकएंड सर्वर पे, विदाउट एक्सपोजिंग देयर आइडेंटिटीज, ठीक है। ये सीन है, कोर आईडी है क्या, प्रॉक्सी का एक फॉरवर्ड, रिवर्स, और क्लाइंट सर्वर को हाइड करता है ये यूजर, और इसके भी आप पे इसमें आपका लोड बैलेंसर आ गया, ठीक है, रिवर्स की बात कर रहा हूं मैं, सिक्योरिटी, ये सारी इसके यूज केसेस हैं। और इसमें एक्सेस करना किसी ब्लॉग्ड साइट को कब आप यूज करते हो फॉरवर्ड का, वो बता रहा है, आइडेंटिटी यूजर की हाइड करनी है, लोड बैलेंसिंग वगैरह की, एग्जैक्टली। अब वही यहाँ पे दे रखा है, क्या यहाँ पे दे रखा है, अमेजन का एग्जाम्पल, ठीक है, ऑर्डर, कार्ट, पेमेंट, 3 चीजें हैं। तो बट यूजर इंटरेक्ट करता है सिर्फ amazon.com पे, ठीक है, हम सिर्फ इसके ऊपर इंटरेक्ट करते हैं। तो आपने जब क्लिक करा ऑर्डर, तो ये क्या करेगा, ये राउट कर देगा, आपने क्लिक करा स्लैश ऑर्डर तो ऑर्डर वाला राउट चला होगा, तो ये क्या करेगा, राउट रिक्वेस्ट टू करेक्ट बैकएंड सर्वर, कि भाई करेक्ट बैकएंड सर्वर कौन से वो चाहिए, उस पे जाना है। हाइड सर्वर कॉम्प्लेक्सिटी एंड आईपी एड्रेस, प्रोवाइड लोड बैलेंसिंग, और लोड बैलेंसिंग हो गई, भाई सबको आप इन सबको आप एक ही सर्वर पे भेजते इन सबको, तो कितना बैलेंस बढ़ता, सबको अलग अलग कर दिया तो लोड बैलेंसर तो हो गया ना, कार्ड को, पेमेंट को, सबको आप इसी के ऊपर भेज देते, फिर तो हो गया काम इसका। बट अपने अलग अलग कर दिया तो लोड बैलेंसिंग तो इसी को बोलते हैं। एपीआई गेटवेज की बात करी गई है, इट ऑफन एक्ट एज रिवर्स प्रॉक्सी, देख लो एपीआई गेटवेज रिवर्स प्रॉक्सी के तरह काम करती है। Amazon कार्ट चेकआउट, इट मैप्स virtual endpoint like Amazon/cart/checkout to actual backend services and force security rules। जब आप ये करोगे तो इसकी एक्चुअल जो बैकएंड सर्विसेज थी, कार्ट में चेकआउट है उस पे जाओ। तो समोटा एक फॉरवर्ड प्रॉक्सी कौन क्या यूज करता है, वही चीज यहाँ पे दे रखी है। कैशिंग प्रॉक्सी की बात करेंगे, तो कैशिंग प्रॉक्सी में क्या होता है, इसके कंसेप्ट की अगर आप बात करोगे तो फिर, तो कैशिंग प्रॉक्सी क्या होती है, कैशिंग प्रॉक्सी इज एन इंटरमीडिएटरी सर्विस, इंटरमीडिएटरी सर्वर, ये इंटर मतलब मिड की एक सर्वर है, जैसे रेडिस काम कर रहा था कैश करने का, ठीक है। तो
A caching proxy is an intermediary server that stores local copies of frequently requested web content. आपने 10 बार वॉच सर्च करा है, तो भाई ये क्या है, इंटरमीडिएटरी सर्वर है। ये भी खुद में ही एक सर्वर है। जब प्रॉक्सी की बात कर रहे हो तो बीच में एक सर्वर है जो कि क्या काम करता है, जिसको आप बार बार रिक्वेस्ट करते हो ना, उसको ये यहाँ पे स्टोर करके रख लेता है। ठीक है, ये इसका काम है। और ये देख लो यहाँ पे कि क्लाइंट ने कुछ रिक्वेस्ट करा बार बार, मतलब एक ही चीजों को आपने करा वेब सर्वर से। तो इनिशियली जब आप रिक्वेस्ट करोगे तो वेब सर्वर से करोगे। अब इसमें चेक करा कि भाई बार बार एक ही चीज आप कर रहे हो, तो क्यों बार बार एक ही चीज कर रहे हो, तो क्यों वेब सर्वर से करोगे। मैं उसको अपने में स्टोर कर लेता हूँ, मैं डायरेक्ट यहीं से रिटर्न कर दूंगा। तो बस यही है, प्रॉक्सी रिक्वेस्ट वेब पेज फ्रॉम वेब सर्वर, प्रॉक्सी कैचेस द पेज एंड रिटर्न इट टू द यूजर क्लाइंट। तो यहाँ से इसने रिटर्न कर दिया। कैसेबल रिस्पॉन्स मस्ट बी एक्सप्लिसिटली मार्क एज हेडर। जो भी चीज यहाँ दे रखी है देख लो ना आप, मैं आपको बता दी। एंड देयर आफ्टर अभी एक कोट वगैरह है, रॉय फील्डिंग तो एक पीएचडी थे, इन्होंने ये दिया था। कैश कंस्ट्रेंट्स रिक्वायर्ड दैट द डाटा विथ रिस्पॉन्स टू रिक्वेस्ट इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली लेबल्ड एज कैसेबल और नॉन कैसेबल। तो लाइक ये सब एग्जाम में पूछते नहीं है रिलेटेड भी। अब सीडीएन की बात आ गई, ठीक है। और ये देखो रेडिस कैसे कैश कर रहा था, एप्लीकेशन यूजर सर्वर, यूजर है कुछ रिक्वेस्ट करा, एप्लीकेशन सर्वर कैसे रेडिस जो था कैश वैश कर रहा था, जो मैंने रेडिस में भी ये दिखाया था। अब बात करते हैं किसकी, तो सीडीएन की बात करते हैं, वेब इंफ्रास्ट्रक्चर विजुअल्स। अच्छा ये जो एग्जांपल मैंने रेडिस कैच कर दिया, ठीक है। अब सीडीएन की बात करते हैं, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। देखो विदाउट सीडीएन क्या हुआ, ये आपका कंटेंट है, ये इंटरनेट है। अब 4-5 यूजर हैं, 5 मिलियन 10 मिलियन जितने भी यूजर ले लो, ये सब इसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटरनेट से सारे के सारे डायरेक्ट कंटेंट सबने एक्सेस करे विदाउट सीडीएन। जब सीडीएन है तो विद सीडीएन क्या होगा, कंटेंट इंटरनेट तो है ही भाई, आपने एक सीडीएन दे दिया, अब यहाँ से सब एक्सेस करेंगे। इंस्टेंट डायरेक्ट जो कंटेंट था उसी के ऊपर आपने हमला बोला था, अब आप सीडीएन से ले लोगे। अब जाहिर सी बात है, खुद सोचो एक बहुत बड़ी दुकान है मार्केट में, ठीक है, किराने की, तो आपके अगल बगल कोई दुकान है नहीं, तो सारे लोग तो वहीं जाएंगे ना। व्हाट इफ एक छोटे छोटे जो स्टोर्स हैं वो आपके घर के बगल में भी सेट कर दिया जाए, फिर क्या, अगर आपकी जरूरत की सारी सामान मिल रही है, जो कि मिल ही जाएगी, तो आप उसी वहीं जाओगे ना, तो वही आपकी सीडीएन है। बिल्कुल लेमन टर्म में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब ये देखो इसके यूसेज और ये आप इसको कैसे यूज करते हो, तो यहाँ पे सीडीएन का है डिस्ट्रीब्यूटेड स्टैटिक कंटेंट अक्रॉस ग्लोब। भाई distributes not distributed sorry distributes static content across global edge servers for fast delivery। फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूँ बूटस्ट्रैप पे, ठीक है, W3 स्कूल पे, तो एक तो तरीका है बूटस्ट्रैप को यूज करने का, भाई इंस्टॉल कर लो, ठीक है। और दूसरा सीडीएन हम यूज करते हैं, जाहिर सी बात है। तो मैं जाता हूँ इनपुट ग्रुप वाले एक फाइल में और इस कोड को खोलता हूँ ट्राई इट योरसेल्फ में। यहाँ देखना, गौर करना, ये आपकी देख रही है ना CDN JS डिलीवरी समथिंग समथिंग करके, ये जो दिख रहा है। तो यहाँ हुआ क्या, यहाँ क्या हुआ कि एक तो बूटस्ट्रैप या तो आप इंस्टॉल कर लो, नहीं तो जो एक्चुअल कंटेंट है ना वो सब कुछ कर लो कहीं यूएस में है, ठीक है। तो सारे लोग वहां से रिक्वेस्ट करेंगे, उससे अच्छा है कि छोटे छोटे इसके स्टोर बना दो, एक दिल्ली में बना दो, एक बेंगलोर में बना दो, एक मुंबई में बना दो, लोग वहां से ले लेंगे। तो यही तो है आपका सीडीएन, इस लिंक के थ्रू आपने उसको एक्सेस कर लिया, ठीक है ना, यहाँ पे CDN JS डिलीवरी जो भी हो ये, ठीक है जी। तो ये आपकी सीडीएन की चीजें थी। देखो यहाँ सीडीएन नोड है, यहाँ पे एक्चुअल कंटेंट था। ओरिजिन सर्वर आपका कहीं रसा में है, ठीक है, और मल्टीपल उसके सीडीएन नोड्स बना रखे हैं। एक आपका यहाँ पे बना है मिडिल ईस्ट में, एंड देयर आफ्टर एक आपका यहाँ पे बनाया है जो आपकी है साउदर्न एशिया में, साउथ एशिया में, और साउदर्न पार्ट ऑफ एशिया, साउथ ईस्ट बोलते हैं, सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो एक यहाँ दे दिया, फिर यहाँ दे दिया। अब यहाँ के जो लोग होंगे वो इसी सीडीएन नोड से यूज कर लेंगे, यहाँ के लोग इससे यूज कर लेंगे। एक यूरोप में आपने दे दिया है, ठीक है, बाल्टिक कंट्री जो आपकी है यहाँ पे दे दिया, यहाँ से ये लोग एक्सेस कर लेंगे। इंस्टेंट सारे के सारे ओरिजिन सर्वर पे टूट पड़ते। तो ये सीडीएन का यूज है आपका। सीडीएन फ्लो यूजर रिक्वेस्ट आर राउट टू द नियरेस्ट एज सर्वर। जो आपकी बगल की दुकान थी ना, आपको बोलता है पहले आप वहां से जाके चीजों को ले लो, टू रिड्यूस लेटेंसी, ठीक है। अब आप रिक्वेस्ट भेजोगे रस्सा, यहाँ से तो कितना वक्त लगेगा, और वही एक छोटी सी दुकान आपके बगल में है, तो ले लो उससे सामान, इजी पड़ेगा।
सीरियल कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क ए जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूट, गौर करना क्या ये जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉक्सी सिस्टम, एक्चुअल सिस्टम तो ये है, ये सब तो इसकी प्रॉक्सीज हैं, ठीक है। तो ये सीन है यहाँ पे। फंक्शन क्या है, तो स्टैटिक एसेट्स आपका इमेज, जेएस, सीएसएस, एज, लोकेशन सब कुछ देता है, स्टैटिक एसेट्स देता है, याद रख लेना। और यूआरएल एनकोडिंग, फेयरनेस, ट्रेड ऑफ जो भी दे रखा है। सीरियन वर्सेस जनरल प्रॉक्सी, तो जनरल प्रॉक्सी में कैशिंग ऑप्शनल है, सीडीएन में आपकी कैशिंग हो जाती है, यूआरएल एनकोडिंग हो जाती है, प्लेसमेंट क्लाइंट के नियर रखना पड़ता है, बट जनरल प्रॉक्सी को आप कहीं भी रख सकते हो। जनरल प्रॉक्सी में आपका क्या हुआ, लोड बैलेंसिंग, फिल्टरिंग की यूज केसेस, और इसमें स्टैटिक एसेट डिलीवरी जो कि आप यहाँ पे यूज कर रहे हो। तो ये क्या कर रहा है, आपको बूटस्ट्रैप में जो जो चीजें यूज होती है, जो पैकेज इंस्टॉल करते, तो एक फाइल बनती है, वो सब आपको अवेलेबल करवा रहे। जैसे पाइथन में पाई कैश करके जो फाइल बनती है ना, कुछ उन्हीं की चीजों को आप जब यूज करोगे सीरियन, तो वो नहीं बनेगी, डायरेक्ट आपको सीरियन से वो चीजें मिल जाएंगी। और ये इसकी हेडर्स वगैरह कब क्या एक्सपायर हो रहा है, देखो यहाँ ई टैग दे रखा है, ई टैग टूल है एज यू नो, वर्जन आइडेंटिफायर एक्सपायर कब हो रहा है। एंड उसके बाद मेमोराइजेशन विथ आर्ग्यूमेंट, तो मेमोराइजेशन का मतलब तो आपको पता ही है। फॉर एग्जांपल आपने चेक करना हैज मेंबर नितिन फैकल्टी है, तो ट्रू है, इसको आप कैश कर लो, ठीक है। फिर से आपने नितिन को ही चेक करा, क्या नितिन स्टूडेंट है क्या, फिर से सपोज चलो 5-5-10 बार आपने फिर से नितिन को चेक करा, क्यों बार बार जाके चेक करेंगे डेटाबेस पे, हमने उसको कैश कर लेना है, एक स्टोरेज होगा उसमें हम उसको रख लेंगे, या फिर सर्वर कैशिंग कर रहे हो तो रेडिस वगैरह का यूज कर रहे हो तो बात ही अलग है ना। मस्ट रीचेक डीवी, बिल्कुल नहीं करना भाई, डेटाबेस को रीचेक कोई काम ही नहीं है, ठीक है। अच्छा यहाँ क्या बोला है, मेमोरी विथ मेमोराइजेशन विथ आर्गुमेंट, प्रॉब्लम कैशिंग ओनली बाय फंक्शन नेम कैन रिटर्न। अच्छा, अगर आप सिर्फ फंक्शन नेम से कैशिंग करोगे तो वो इन करेक्ट रिजल्ट दे सकता है। आर्ग्यूमेंट मस्ट बी पार्ट ऑफ कैश्ड की, तो आर्ग्यूमेंट भी उसकी कैश्ड की पार्ट होनी चाहिए, ठीक है। नितिन फैकल्टी भी, नितिन स्टूडेंट भी, तो अगर आप सिर्फ फंक्शन नेम वगैरह करते तो समाओ, तो वही बोला गया यहाँ पे। और डायग्राम मेमोराइजेशन कीज के थ्रू नितिन फैकल्टी ट्रू है, कैश की, एंड देयर आफ्टर नितिन स्टूडेंट ये फॉल्स है, इसके लिए आपको कैश नहीं करना पड़ेगा, और फिर आपने इसके लिए कैश करा, ठीक है। एंड और यहाँ पे डायग्राम ऑफ कैशिंग लेयर्स बोला है कि सिंपल कैश जो लोकल आई मीन से लोकली जो आप कर लेते हो, फाइल कैश सिस्टम डिस्क में कर लो, फिर सर्वर के लिए रेडिस मैम कैश वगैरह का आप यूज कर लो, ठीक है। एंड देयर आफ्टर ये जिंजा टेम्पलेट कैशिंग था, ये सिंपल सी चीजें, जिंजा में कैशिंग करना है तो आप लिखते हो कैश, फिर जिस वैल्यू को करना है यूजर फॉर्म वगैरह तो रेंडर करके आप उसको यूज कर सकते हो। एंड कोड एग्जांपल ये फ्लास्क का था कि जब आप ये फ्लास्क में यूज करने के लिए आपको डेकोरेटर कॉल करना पड़ता है, द रेट कैश डॉट मेमोराइज टाइम आउट दे देते हो। एंड कैशिंग बैकएंड इन फ्लास्क कैशिंग, अब इसके प्रोज कौन से हैं कि बैकएंड में नल कैसे है तो क्या, सिंपल कैसे है तो क्या, ये सिंपल चीजें हैं और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मुझे नहीं लगता आएंगी। कैश लेयर बताया मैंने, सिस्टम लेवल ऑप्टिमाइजेशन आर्किटेक्ट डेवलपर कैसे इम्प्लीमेंट वगैरह करते हैं, तो फ्लास्क कॉन्करेंसी थ्रेड को ट्रू रखते हैं तो क्या होता है, मल्टीपल थ्रेड चलती है फ्लास्क में बाय डिफॉल्ट, फॉल्स कर देते हो तो सिर्फ एक चलती है, ये इशू था वीक 9 के ग्रेडेड असाइनमेंट वाले क्वेश्चन में। डायग्राम थ्रेडेड सर्वर, तो थ्रेड 1 इज स्टिल रनिंग, थ्रेड 2 कंप्लीटेड, वही चीज है जो आप जानते हो, सैलरी का यूज करना, वर्क जो है उसको ऑफलोड कर देते हैं सैलरी पे, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो एज ऑफ नो लेट इट बी। एसक्यूएल वर्सेस नो एसक्यूएल फॉर स्केलिंग, तो एसक्यूएल में क्या होता है, कंसिस्टेंसी बहुत बेहतर होती है, लिटरली एसिड प्रॉपर्टी पता है ना आपको, एटॉमिक कंसिस्टेंट, ठीक है, इंटीग्रिटी वगैरह जो भी होती है। और नो एसक्यूएल में ऐसा कुछ नहीं होता, रिलैक्स्ड इवेंचुअल होता है। और पेमेंट सिस्टम के लिए एसिड प्रॉपर्टी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप पेमेंट सिस्टम डेवलप करोगे तो एसिड सिस्टम उसमें होना चाहिए, तो एसक्यूएल यूज करना। स्केलिंग हार्डर होती है थोड़ी एसक्यूएल में, नो एसक्यूएल में बहुत ईजी है क्योंकि सार्डिंग और रेप्लिकेशन आपकी हो जाती है, और इसकी एस्कीमास वगैरह भी बहुत ज़्यादा आई मीन से फ्लेक्सिबल होती है, तो इसमें सार्डिंग करना रेप्लिकेशन करना हो जाता है। और यूज केसेस क्या है एसक्यूएल का, बैंकिंग या ई कॉमर्स में, इसका सोशल मीडिया फिर आईओटी में। एंड वही चीज़ें जो मैंने आपको बोली वही लिखा है यहाँ पे। रेस्ट एंड कैशिबिलिटी, कैशिबिलिटी डायनेमिक कंटेंट, इंक्रीमेंटल साइड जनरेशन मैंने ऑलरेडी बताया, मेमोराइजेशन वर्सेस ये दोनों मैंने ऑलरेडी बता रखा है, और आईएसआर वर्सेस स्टैटिक बिल्ट मैंने ये आपको जो एक्सप्लेन करा था
ISR वर्सेस स्टैटिक बिल्ट, ये वाली चीज़ें, ठीक है। स्टैटिकली क्या थी, फिर ISR आपका ये कैसे बन जाता है, तो बस वही चीज़ है और कुछ नहीं। कि चेंज डिटेक्ट होगा तो उसको फिर से रिबिल्ट कर देगा, जो मैंने बताया था ISR के सेंस में, ठीक है। और देयर आफ्टर ISR इज अ कैशिंग विथ फैंसी नेम समथिंग। मेमोराइजेशन के बीच में डिफरेंस, JWT वर्सेस फ्लैश सिक्योरिटी मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको। बस हो गया, दैट्स इट। अब ये फाइनल टेकअवेज जो है मैं नोट्स दे दूंगा, तो पढ़ लेना जो भी मैंने ऊपर बताया, उसी चीज़ों को यहाँ पे बोला गया। तो आपकी यहाँ पे वीक 11 खत्म हो